चलो, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन खत्म हुआ एंड नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे विद इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी को भी दो पार्ट में देखेंगे हम लोग। वर्ल्ड ज्योग्राफी का तो हमने फिजिकली देखा बस, बट जब इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी का दो पार्ट देखेंगे। फर्स्ट विल बी द फिजिकल एंड सेकेंड वन इज द ह्यूमन। ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ल्ड वाला का मैंने अलग से डिस्कस नहीं किया है, रीजन इज उतने डिटेल में पढ़ना नहीं है, ठीक है। और जहां पे मुझे लगेगा ह्यूमन ज्योग्राफी, जब इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा वहीं पे कुछ थ्योरीज या कुछ क्वेश्चंस बताने का है, तो इसी आपको सेक्शंस में मैं बता दिया करूंगा। बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी की, तो फिजिकल ज्योग्राफी में चीजें जो आप पढ़ोगे, पहला दैट इज अबाउट द इंडियन जियोलॉजी कि रॉक्स कैसे हैं, किस तरीके के यहाँ पे इंडिया में मिलते हैं आपको। सेकेंड वी विल स्टडी अबाउट द आपका जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, जिसमें वी विल टॉक अबाउट हिमालयाज, वी विल टॉक अबाउट पेनिनसुलर इंडिया, आपको आइलैंड्स के बारे में, और इस तरीके के जो भी फीचर्स हैं इसकी चर्चा जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। कोस्टल रीजन्स वगैरह, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, इनको देखेंगे। तीसरा जो मेजर सेक्शन यहाँ पे होगा आपका, दैट इज द आपका ड्रेनेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली हम बात करेंगे अबाउट द रिवर्स, तो जितने मेजर रिवर सिस्टम है उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट, ठीक है। इंडियन क्लाइमेट पूरा डिटेल में इसको भी देखेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट क्लाइमेट के साथ ही वी विल ऑल्सो लुक एट द वेजिटेशन, ठीक है। तो वेजिटेशन एंड बायोजियोग्राफी का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे मैं टच करा दूंगा आपको। इसके साथ साथ नेक्स्ट वी विल लुक एट सॉइल, और सॉइल के बाद फाइनली वी विल लुक एट एग्रीकल्चर। तो सॉइल एंड एग्रीकल्चर साथ में भी आप अलग से भी आप टॉपिक डाल सकते हो। तो ये मेजरली फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर में आपको ये टॉपिक्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मेजर पोर्शंस हैं ऑलमोस्ट, मान के चलो हर सेक्शन में 2 क्लासेस, तो 14 क्लास के आसपास में आई विल ट्राई कि मैं इसको फिनिश कर दूं। क्लाइमेट में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा चला जाए एंड इसमें थोड़ा ज़्यादा चला जा सकता है, बाकी तो हो जाएगा। इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी को जो होगा हम लोग अलग से डील कर लेंगे। बुक्स अगेन वही सेम फॉलो करो, एनसीईआरटी रखो, ठीक है। साथ में काफ़ी है उतना, एनसीईआरटी वाला इंडियन ज्योग्राफी की बुक काफ़ी अच्छी है। इसके बाद सो पहला, अच्छा दूसरी चीज, एक चीज और आप करेंगे क्लास में जब भी आएंगे साथ में मैप जरूर लेके आए, ठीक है। मैप, हाँ, और 2 चीजें कर सकते हो। एक तो आपका जो आपका एटलस है आपके पास वो आप लेके आओ, साथ में ट्राई टू ब्रिंग, या तो आप मैप ड्रॉ करना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हाँ, नहीं तो इंडिया का जो आउटलाइन मैप आता है, ठीक है, जिसमें केवल व्हाइट वाला जो मैप होता है आपका, जिसमें केवल ड्रॉ आउटलाइन दे करके और दिया हुआ रहता है, वो लेके आ जाओ, वो ले लो 20 30 40 जितने लेने हैं, 20 कम से कम 20 25 तो ले ही लो, ठीक है। ताकि मैं फीचर्स आपको उसी पे मार्क करा दिया करूंगा। ड्रॉ कर लोगे तो और बेहतर, ठीक है। ना भी हो तो यू कैन टेक दैट थिंग। तो इतना चीज आप क्लास में रोज लेके आओगे, क्योंकि जनरली जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, देखो यहाँ पे फैक्चुअल डेटा बहुत है इंडियन ज्योग्राफी में, मेजरली जो है फैक्चुअल डेटा बहुत ही ज्यादा है। फिजिकल जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो उतना नहीं था डेटा, लेकिन यहाँ पे डेटा बहुत सारा मिला है। क्वेश्चन में भी डेटा बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो फैक्चुअल डेटा याद करने के लिए सबसे आसान तरीका ज्योग्राफी में मैप्स है, ठीक है। जितना मैप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपके लिए आसान रहेंगी, ठीक है। चलो, सो पहला जो आपका गिवन टॉपिक है दैट इज अबाउट इंडिया साइज, लोकेशन एंड एक्सटेंट, तो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। इंडिया साइज, लोकेशन एंड एक्सटेंट, ठीक है। पीडीएफ में तो ऑलरेडी आपका गिवन है, तो अगर मैप बनाना चाहो सो यू कैन मेक, जाएगा नहीं नीचे तक, ठीक है, और थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा मुझे।
सो यहाँ पे पहली चीज कि इंडिया का साइज कितना है, तो दैट विल यू विल डिस्कस फ्रॉम द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, तो ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न। सो यहाँ से जो आपका सदर्न मोस्ट टिप है, ठीक है, इंडिया मेनलैंड का ध्यान रखना कि मेनलैंड का जो सदर्न मोस्ट टिप है आपका, दैट इज एट कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी, और ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे। यानी इंडिया कहाँ लाई करती है, अगर हेमिस्फेयर की बात करोगे तो इंडिया लाई करती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में ये लाई करेगी। इसके बाद जो इसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ इंदिरा कोल, ठीक है, ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये आपका नॉर्थ साउथ का एक्सटेंट हो गया। इसके बाद अगर आप ईस्ट वेस्ट की बात करोगे, सो देयर इज अ प्लेस कच्छ में है, ठीक है, कच्छी लिखो, और ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के there is a place in Arunachal known as Kibithu, that is 97 degree to 5 minute east, ठीक है। तो पहले तो ये आपका लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया कि इंडिया का कितना है। अब यहां से सिंपली कई एग्जाम्स में क्या करता है, वो सिंपली यही पूछ लेता है कि भाई ये बताओ इंडिया का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट जो है वो कितना है, ठीक है। अगर टोटल एरिया की बात करोगे, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, दिस इज अराउंड 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका इंडिया का टोटल एरिया है, ठीक है। अच्छा, इंडिया का रैंक कितना है एरिया वाइज? 7th, पॉपुलेशन वाइज सेकंड है बाबा, ठीक है, एरिया वाइज इंडिया का रैंक है कितना? 7th। कौन सी कंट्रीज का इससे ज्यादा है? वो कौन से 6 कंट्री हैं जो इंडिया से साइज में बड़े हैं? ओके, सीक्वेंस में कोशिश करो। अच्छा चलो ठीक है, चाइना बताओ, चाइना, हाँ जी, अच्छा चलो, रशिया, कनाडा, यूएसए, ठीक है, चाइना, ब्राजील, एंड देन कम्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसके बाद कम्स, तो ये चीज तो आप ध्यान रखोगे। दिस इज कच्छ, ठीक है। इसके बाद लिखो यहाँ पे इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4%, इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% of the geographical area of the world,
या ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया, यानी पूरे जो लैंड मास है आपका उसका कितना परसेंट आपके पास है, तो दैट इज 2.4%। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप पॉपुलेशन की बात करोगे तो इंडिया का पॉपुलेशन अराउंड वर्ल्ड के पॉपुलेशन में इंडिया का पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन अराउंड 17% के आसपास है, ठीक है। सो जस्ट यू कैन इमेजिन कि जस्ट इन 2.4% एरिया आपकी जो पॉपुलेशन जो आप होल्ड कर रहे हो दैट इज द 17%। तो इसीलिए रिसोर्स क्रंच का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपके लैंड मास लिमिटेड है, ठीक है। यूएसए या इन जैसे कंट्रीज की बात करोगे तो वहां पे लैंड काफी बड़ा है, चाइना के भी कंपैरेटिवली, तो ये एक कहीं ना कहीं फर्क आएगा। नाउ इंडिया के बॉर्डर्स किन किन कंट्रीज के साथ लगते हैं? चलो एक साथ स्टार्ट करो। सो दिस रीजन यहां से अप टू यहां तक आपका आएगा, दिस रीजन ये आपका पाकिस्तान, हियर यहां से अक्साई चीन वगैरह रीजन लग जाता है यहाँ से। चलो पहले तो इंडिया का बॉर्डर ही ऐसे लेते हैं, एक पतला सा यहाँ पे कॉरिडोर टच होगा, दिस इज विथ अफगानिस्तान, ठीक है। देन दिस रीजन पूरा का पूरा यहाँ तक, ठीक है, एंड अगेन फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा जाएगा चाइना, दिस इज अगेन, ठीक है। इसके बाद ये वाला रीजन आपका नेपाल, दिस रीजन कंप्लीटली ये आपका बांग्लादेश, हियर कम्स म्यांमार, एंड ये जो छोटा सा आपको बॉर्डर लगा हुआ है यहाँ पे दिस इज आपका भूटान, ठीक है। तो भूटान का यहाँ पे ट्राई जंक्शन बनेगा। तो ये आपके जो लैंड नेबर्स हैं अराउंड 15,200 किलोमीटर की आपकी लैंड बॉर्डर्स हैं, 15,200 किलोमीटर, दैट इज द टोटल लैंड बॉर्डर जो है आपका, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इनमें किसकी बॉर्डर सबसे बड़ी है, किसकी बॉर्डर सबसे छोटी है, ठीक है। इंडिया की बड़ी बॉर्डर किसके साथ लगती है, छोटी बॉर्डर किसके साथ लगती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी याद हो, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द सीक्वेंस कि सीक्वेंस आपका कैसा है। सो द सीक्वेंस इज बांग्लादेश, ठीक है, तुम पूरा लिखना अदरवाइज मेरे पास स्पेस कम है। हाँ, यहाँ पे इस रीजन में अफगानिस्तान थोड़ा सा टच करते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ अफगानिस्तान के साथ जॉब करता है, अच्छी, ठीक है। वो एरिया हालांकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है, बट पेपर पे तो हमारा ही है, ठीक है। तो पेपर पे हमारा है तो हमारा ही है, ठीक है। अफगानिस्तान को इंक्लूड करके कितने हुए, कहाँ पे? हाँ, पाकिस्तान यहाँ तक, इस रीजन तक आप करता है। देखो यहाँ पे रीजन जो अब था, ये रीजन इन्होंने दे दिया चाइना को, ठीक है। ये जब आएंगे जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस पे तो बात करेंगे इसकी। हाँ, ऐसे ही दे दिया, मतलब दे दिया, उसने पैसा लिया, उसका उसका पर्पस था देने का, उसने दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका अक्साई चीन वाला रीजन है, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं, ठीक है। ये अक्साई चीन है, यहाँ तक आपकी बॉर्डर जो है यहाँ से ऐसे आगे बढ़ती है और ऐसे घूम जाती है, ठीक है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो जाता है आपका, ठीक। आने दो, जब हिमालय वाला रीजन बताऊंगा ना तो बताऊंगा इसको थोड़ा डिटेल में, अभी के लिए बस इतना ही कर लो। अभी बताऊंगा तो वहां पे रेंजेस वगैरह, हाँ रियल मैप नहीं है एक्चुअली, ये आपका डॉक्यूमेंटेड मैप है, ठीक है। ग्राउंड पे आपकी कंट्रोल कैसे है, कितनी है, व्हेन वी विल डील विथ हिमालयस तो इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है, सो बांग्लादेश, चाइना, देन कम्स पाकिस्तान, देन कम्स नेपाल, देन कम्स म्यांमार, देन कम्स भूटान, देन कम्स अफगानिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे ये भूटान है, अदरवाइज भूल गया होगा कौन सा कौन है, ठीक है। ये बांग्लादेश है,
सो दिस इज द सीक्वेंस दैट यू नीड टू रिमेंबर, कम से कम सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। किसका ज्यादा है किसका कम है, सबसे बड़ा बांग्लादेश है, ठीक है। ये घेरे हुए छोटा दिखता है बट ये पूरा का पूरा घेरे हुए ना। हाँ सबसे ज्यादा बॉर्डर आपका उसके साथ। नहीं नहीं नहीं, एरिया वाइज नहीं, एरिया वाइज हमें क्या मतलब, उनके साइज क्यों याद करेंगे हम, हमें देखना है किससे कितना डिफेंड करने का है अपने को। सो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है। सो देखो आपको थ्रेट आज के डेट में मेजरली हमें किससे रहता है, हमें चाइना से और पाकिस्तान से तो रहता ही था, अभी थोड़ा सा बांग्लादेश के साथ इशू चल ही रहा है, थ्रेट नहीं है बट हाँ इशू तो है ही। तो बांग्लादेश ठीक है हम ही से टूट के अलग हुआ है तो सबसे बड़ा है वो। इसके बाद रिमेंबर रखना चाइना, चाइना पाकिस्तान से बड़ा है तो चाइना आपका उससे ज्यादा रहेगा। देन कम्स पाकिस्तान, नेपाल तो हमारे ही गोद में ही बैठा हुआ है, ठीक है। सो देन कम्स द नेपाल, उसके बाद फाइनली म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान याद रखना, अफगानिस्तान के साथ बहुत छोटी 70 किलोमीटर के आसपास आपका वहां पे कॉरिडोर बनता है, बहुत छोटा है, डायरेक्टली तो वो भी कंट्रोल में नहीं है आपके, बट हाँ मैप पे तो है ऑफिशियली, तो आपको यही याद रखने का है। डिस्टॉर्टेड मैप बनाओगे भारत सरकार पकड़ लेगी तुमको। सो जब भी आप मैप बनाते हो पूरा ही बनाते हो। इस रीजन में, इस रीजन में ये आपका बॉर्डर दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल वहां पे, ठीक है। बॉर्डर नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ आपका इंटरनेशनल बॉर्डर यहीं तक है। नहीं लेगा, कैसे लेगा, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो पीओके का रीजन है, ठीक है। हाँ तो इंटरनेशनल बाउंड्री जो एग्रीड है इंडिया और पाकिस्तान का, दैट इज अमृतसर, अमृतसर के थोड़ा सा आगे तक है, ठीक है। इसके आगे का जो रीजन है दैट इज द जो आपका वॉर होते कई वॉर्स के बाद डिसाइड हुआ, तो उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं यहाँ से। देन यहाँ पे फिर आपका आगे NJ 9842 करके एंड देन सियाचिन ग्लेशियर वगैरह आएगा, ठीक है। तो वो आएंगे, अभी अभी जब उस पहाड़ों में जाएंगे तो विल डील विद कि कहाँ पे एक्चुअल लाइन है। और ये एरिया ऐसे भी थोड़ा सा चर्चा में है, चाइना के साथ भी चर्चा में है, इंडिया के साथ भी, और पाकिस्तान की वजह से, तो इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा अभी मैं, बट अभी नहीं बता रहा क्योंकि वहां पे फिजिकल डिफरेंस देके बताऊंगा, ठीक है, कि कौन सी पहाड़ियां। नहीं तो वो क्लेम करता है ना चाइना, यहाँ पे उसके क्लेम्स हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे यहाँ तो इसने वापस ही नहीं किए, तो बोलता है मेरा 54,000 किलोमीटर स्क्वायर का उसने कवर करके रखा है। इस रीजन में जो है आपका वहां पे भी थोड़ा सा मांगता है, 10-2-3 हजार किलोमीटर के पास। यहाँ तो पूरा का पूरा अरुणाचल ही क्लेम करता है, ये तो पूरा ही मेरा है, ठीक है। तो क्लेम करने का तो मैं ही क्लेम कर दूं, ठीक है, तो उसका क्या ही है। हाँ ठीक है, तो ये देखो ये सारे फैक्चुअल डेटा ये तुम्हें बैठ के याद करने पड़ेंगे, रट्टा मारने पड़ेंगे, इसका कोई और तरीका नहीं है। अच्छा इंडिया का अगर कभी कभी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पूछ दे तो ध्यान रखना कि उसने क्या पूछा है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड, तो मेनलैंड इंडिया है तो कन्याकुमारी है, अगर आइलैंड्स को इंक्लूड कर दोगे, ठीक है, तो एक नीचे में एक पॉइंट आएगा जो अंडमान एंड निकोबार आपके आइलैंड्स बनेंगे, थोड़ा सा पास बना लेना यहाँ पे, देयर इज अ पॉइंट नोन एज इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, दिस इज 6°45', ठीक है, 6°45', इंदिरा पॉइंट। ऊपर में इंदिरा कोल है, नीचे में इंदिरा पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका डूब चुका है, जब 2004 की सुनामी आई थी, सो इट वाज सबमर्ज्ड इन 2004 सुनामी, इट वाज सबमर्ज्ड इन 2004 सुनामी। हाँ काउंट किया, बुक्स वगैरह में मिलते रहता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा इसके बाद चलो थोड़ा सा देखूं किसको किसको याद है, जब मैं आपको लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा रहा था, अच्छा लिख, अच्छा इंडिया की लैंड बाउंड्री बड़ी होगी या मैरीटाइम बाउंड्री बड़ी होगी,
तो इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्री लैंड बाउंड्री से बड़ी है, ठीक है, ये चीज, क्योंकि आपके आइलैंड्स भी हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, ठीक है। ऐसा मत कहना कि सर टेढ़ा लाइन पर है, टेढ़ा नहीं दिया हुआ है, वो लाइन ठीक ही है। ओनली थिंग इज क्योंकि वो मैप पे होता तो वैसा ही दिखता है आपको। तो ग्लोब, धरती गोल है, कितना भी सीधा करोगे तो वैसा ही दिखेगा। हम्म। हाँ जी, किसी को याद है ये लेंथ? ठीक है, 32, 14 एंड 29, 33, यानी नॉर्थ साउथ एक्सटेंट आपका थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू आपका ईस्ट वेस्ट। डन। चलो, दो लाइंस और दैट इज, दो लाइन, हाँ दो लाइन देख लो। एक तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी थोड़ा सा ऊपर करना है इसको, थोड़ा सीधा कर लेना तुम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये बता चुका हूं मैं पहले, जब आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था वहां भी नोट करवाया था। कौन से स्टेट्स हैं ये जहां से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। सो ये किन स्टेट से होकर के गुजरती है, थोड़ा सीधा कर लेना तुम। और दूसरा कि जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जहां से आप टाइम कैलकुलेट करते हो, हाँ, सो 80 डिग्री 82.5 ले लो और क्या, ठीक है। सो 82.5 डिग्री जो कि मिर्जापुर से आपकी पास हो रही है, तो उसको आपने लिया हुआ इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो दो चीज, गो बैक एंड लुक एट योर नोट्स कि ये किन किन स्टेट से पास होते हैं और इसको फिर से याद करो, ठीक है, नहीं तो भूलते रहोगे, बार बार भूलोगे और याद तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, और कोई ऑप्शन नहीं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और मुझे क्या पता, मैं तो पूछ रहा हूँ कौन कौन सा है ठीक है। हाँ,
हाँ जी, नहीं, हाँ तो ठीक है, थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेना, इसलिए मैं बोल थोड़ा सा ऊपर से बनाना। ठीक है, सो दिस गुजरात, राजस्थान को कट करता है थोड़ा सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये तो सीधा तुम्हें लाइन से मिल जाएगा। देन यहाँ पे भूलोगे त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये ध्यान रखना। तो मेंशन इट, ठीक है। और जो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इट्स पासिंग थ्रू योर यूपी, झारखंड, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। बाकी आइलैंड्स वगैरह का क्या है, कैसे है, जो हम इंडिया के फिजियोग्राफी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वहां पे विल डिस्कस अंडमान निकोबार का कैसे डिवीजन है, लक्षद्वीप का कैसे, इनका एक्सटेंट क्या है, कौन सी पैसेजेस वगैरह यहाँ से जाती है, तो उसको मैं उसी के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ आइडिया। अच्छा, इसके बाद एक सवाल आता है बिफोर वी मूव फर्दर। व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, ये नाम आपने सुना होगा कई बार, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एक बार सवाल पूछा किसी को एग्जाम में, उसने पूछ लिया कि भाई इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। तो थोड़ा सा वी विल डिस्कस अबाउट दिस एंड देन हम अपना जियोलॉजी वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एनी आइडिया, एनीवन, सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? पहली चीज तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है, बिफोर वी गो इनटू सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सब कॉन्टिनेंट इज अ ज्योग्राफिकल डिवीजन एडेड विथ, बताता हूं ये है क्या, ज्योग्राफिकल डिवीजन एडेड विथ कल्चरल, एडेड विथ कल्चरल यूनिकनेस एंड डाइवर्स पॉपुलेशन प्लस हिस्टोरिकल फीचर्स। अच्छा, कॉन्टिनेंट्स किसको कहा गया? कॉन्टिनेंट्स जिनको कहा गया, जो भी आपके मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, वो कॉन्टिनेंट्स क्यों कहा गया? एक चीज कि वो एक पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल यूनिट के तौर पे आपको दिख जाता है। जैसे ही आप मैप खोलते हो, यू फाइंड इट कि भाई ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्थ अमेरिका, वो आपको एक क्लियर डिवीजन दिखता है ऑफ द ज्योग्राफी, राइट। तो ये ज्योग्राफिकल डिवीजन होना चाहिए। दूसरा कि उस रीजन को जब आप देखोगे, यू विल फाइंड कि वहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा दिख रही है। किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर में देखोगे, यू विल फाइंड डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, एवरीथिंग विल फाइंड कि बहुत ज्यादा ही डाइवर्स है, ठीक है। तीसरी चीज, वहां पे यू विल फाइंड कि मोस्टली वहां पे हिस्ट्री भी सिमिलर तरीके से मूव करी है। चाहे तुम नॉर्थ अमेरिका का देखो, साउथ अमेरिका का देखो, ठीक है, यूरोप का देख लो, तो वहां पे हिस्ट्री का जो प्रेफरेंस था, जिस तरीके से हिस्ट्री के इवेंट्स हुए, वो ऑलमोस्ट उसका इंपैक्ट उस पूरे रीजन पे पड़ा है, ठीक है। तो पहले तो ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री है जहां पे डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, जहां पे कल्चरल कुछ ना कुछ यूनिकनेस, आपको सिमिलरिटी पूरे रीजन में देखने को मिलती है। साथ ही साथ वहां पे हिस्टोरिकल फीचर्स जो है, कुछ कॉमन हिस्टोरिकल फीचर्स वहां पे रहे। अगर आप इंडिया की बात करोगे, तो अगर कॉन्टिनेंट का अगर मैं ये फीचर्स पे डिसाइड करता हूं, तो सब कॉन्टिनेंट क्या होगा कि ये सारे फीचर्स हो थोड़े से छोटे स्केल पे हो,
कि विद इन अ कॉन्टिनेंट अगर कुछ एरिया वैसे हैं जिसको हम अलग से डिमार्केट कर सकते हैं ऑन दिस बेसिस, तो फिर हम क्या कहेंगे कि दैट दिस इज अ सब कॉन्टिनेंट, राइट। तो सब कॉन्टिनेंट का सिंपल सा मतलब क्या होगा कि दैट पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट दैट हैज समथिंग यूनिक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, नो, दैट हैज समथिंग somewhat cultural uniqueness of that region, have diversity। आप इंडिया को देखो, इंडिया को खुद, इंडिया अपने आप में लगता है कि कई देशों जैसे यूरोप के कितने सारे छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, उनमें जितनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है अलग अलग देशों में, उतना हमारे अकेले एक कंट्री में देखने को मिलता है ना। आप लैंग्वेज का देख लो, रिलीजन का देख लो, रेस का देख लो, ठीक है, आप खान पान का देख लो, कल्चर का देख लो, ये आपको इंडिया के किसी एक ही रीजन, मतलब पूरे एक ही कंट्री में आपको देखने को मिल जाता है, राइट। तो सब कॉन्टिनेंट सिंपली क्या है, ये कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा हिस्सा है जहां पे जिसको कि आप ज्योग्राफिकली डिमार्केट कर सकते हो, थोड़ा सा अलग दिखता है, वहां के कुछ कल्चरल यूनिकनेस दिखती है, डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन उस विद इन दैट रीजन यू विल फाइंड कि एक कॉन्टिनेंट में जितना डाइवर्सिटी हो सकता है कम से कम उसके मुकाबले थोड़ा बहुत डाइवर्सिटी आपको यहां भी देखने को मिलती है, साथ ही साथ हिस्ट्री भी आपको उस रीजन की थोड़ी बहुत सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। अच्छा, यहां पे अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात मैं करूं, जब ये टर्म लिखा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसका मतलब क्या, कौन किन देशों की बात करी जाती है, ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो जो आपके यहाँ पे पामीर नोट बनेगा, विल टॉक अबाउट जो पहाड़ हैं, या हिमालय ही ले लो सिंपली, हिमालय से साउथ में जो भी है दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन। हिमालय के साथ तो आपको भारत को कैसे डिफाइन किया गया है, मान लो आज के डेट में जो बाउंड्रीज हैं तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है ना, ये तो हमने डिमार्केट करी है, लेकिन भारत को कैसे डिफाइन किया गया, भाई हिमालय से दक्षिण में और सागर से उत्तर जो भी रीजन है वो क्या है, वो भारत है। आज के डेट में एक टर्म यूज होता है ना, ठीक, ठीक है, सो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बट चलो ठीक है, अखंड भारत यूज करते हो ना, वो मैप में तुम पूरा बड़ा सा भारत को दिखाते हो, ठीक है। तो जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलेंगे तो ऑब्वियसली इंडिया को तो हम बोल ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम बोलते हैं भाई पाकिस्तान भी अपना ही है, ठीक है, बांग्लादेश नहीं, अफगानिस्तान नहीं काउंट होता है, ठीक है, इंडियन सब, अखंड भारत में काउंट होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि हम हिमालय से दक्षिण की बात करते हैं, कुछ हिस्से आएंगे अफगानिस्तान वाले, बट अफगानिस्तान एक कंट्री वहां पे काउंट नहीं किया जाता जनरली, जो बताता हूं कैसे है ये, ठीक है। पाकिस्तान बांग्लादेश, क्यों इसके पीछे का रीजन बताऊंगा क्यों नहीं काउंट होता है, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, देन कम्स नेपाल, भूटान, देन कम्स श्रीलंका, ठीक है। हम लोग थोड़ा बहुत मालदीव्स को भी ले लेते हैं, तुम भी आ जाओ, क्यों जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़े बहुत म्यांमार के हिस्से भी, कि ये सारे कंट्रीज हैं दैट इज द पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब अफगानिस्तान को मैंने काउंट नहीं किया है, इसके पीछे कारण ये है कि जो सब कॉन्टिनेंट टर्म है इसका ओरिजिन लाई करता है ब्रिटिशर्स में, ब्रिटिशर्स इसको अपनी इतनी बड़ी टेरिटरी थी, अलग थी सबसे, और जहां जहां उनका रूल था उसको बोल रहे थे भाई ये पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है। तो इस हिसाब से अब उनके रूल के अंदर में अफगानिस्तान का रीजन नहीं आता था, तो जो लिटरेचर तुम देखोगे उसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अफगानिस्तान इंक्लूड नहीं, ठीक है, इसी वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे ये। अच्छा, सो अब सवाल है कि जो मैंने बताया कि ये सब कॉन्टिनेंट के फीचर्स हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये हिस्से हैं, तो क्या इनके बेसिस पे बोल सकते हो कि क्या इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट क्यों है, व्हाई इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट। तो देखो, ज्योग्राफिकल डिवीजन, क्लियर ज्योग्राफिकल डिवीजन तुम्हें दिख रहा है, जैसे ही हिमालय से अलग करोगे एक पूरा का पूरा, जैसे मैप पे भी देखोगे इंडिया क्लियरली पहचान में आता है कि भाई ये इंडिया का रीजन है, उसमें तुम्हें नेपाल भूटान अलग से नहीं समझ में आएगा, बट वो शेप तुम्हें पता चल जाता है। तो हिमालय आपको क्या करता है, आपको आइसोलेट करता है फ्रॉम बाकी के एशिया से। तो इसके फैक्टर्स अगर लिखूं मैं, इसके फैक्टर्स लिखूं, लिखो इसको साथ में, अगर भाई तुम भूल जाओगे फिर बाद में नो। तो सवाल है व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। तो पहला इसका कारण जो है दैट इज द ज्योग्राफिकल फैक्टर, और ज्योग्राफिकल फैक्टर में क्या है, दैट इज देयर इज अ क्लियर डिमार्केशन
on the basis of physical features, on the basis of physical features of land, physical features of land, that is from Himalayas to ocean। ठीक है, तो ये पूरा एक अलग ही क्लियर आइडेंटिटी आपको प्रोवाइड कर देता है, एक अलग ही देखने में वो फीचर क्लियरली आपको दिखता है मैप पे भी जब आप देखते हैं। ठीक है, सो ज्योग्राफिकल फैक्टर दैट इज क्लियर डिमार्केशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड फ्रॉम हिमालयस टू ओशियन। ठीक है, द हिमालयस लिखना, ठीक है, फ्रॉम द हिमालयस टू द ओशियंस। क्लियर डिमार्केशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड फ्रॉम द हिमालयस टू द ओशियन। नहीं समझ में आ रहा? नहीं, मैं इसको बुलवा लूंगा, बाकी तो मैं आपको पीपीटी में इसीलिए मैं लिखता हूँ, नो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी आई एम ट्राइंग। ठीक है, नहीं मैं भी इंप्रूव कर रहा हूँ, आप भी करो और क्या। ठीक है, तो पहला तो जो है दैट इज द ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गया। दूसरा जो फैक्टर है दैट इज द जियोलॉजिकल फैक्टर। जियोलॉजिकल फैक्टर क्या है? इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट इज क्लियरली different from the north lying Eurasian plate, and hence the regions lying over the Indian plate has similar geological history as well, बात समझ में आ रही है? तो इंडियन लैंडमास जब हम चर्चा कर भी रहे थे, जब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जब आपको बताई थी, थोड़ा सा वहां पे आइडिया दिया था कि कैसे इंडियन प्लेट टूटा, नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा, जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया, वहां पे बाउंड्रीज बनाता है, हिमालयस बनाता है। तो ये पूरे रीजन की अगर जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखोगे तो वो भी क्या रही, ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से, सेम तरीके से साथ साथ आए थे। ठीक है, अंटार्कटिका के रीजन में लाई करते थे और सदर्न पोल पे बोलो, और वहां से जो मूवमेंट हुआ इनका एक साथ हुआ है, तो ऑलमोस्ट हिस्ट्री भी जियोलॉजिकल सेम रही है, सेम तरीके के मिनरल, सेम तरीके के रॉक्स जो है यू विल फाइंड। ठीक है, तो इस वजह पे ये भी एक आपका फैक्टर बनता है कि क्यों इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट कहना सही है या नहीं, या क्यों कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, ठीक है नन। ठीक है, नंबर 3 इसमें डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी इंडिया में देखोगे यू विल फाइंड डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स आपको यहाँ पे माउंटेन्स भी मिलेंगे, यू विल ऑल्सो फाइंड हिल्स, यू विल फाइंड डेजर्ट्स, ठीक है, यू विल फाइंड प्लेन्स। तो विद इन अ रीजन आपको इतनी सारी डाइवर्स चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। नॉट ओनली दैट, यू विल ऑल्सो फाइंड डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट। इंडिया नॉर्थ टू साउथ चले जाओ, ईस्ट टू वेस्ट चले जाओ, क्लाइमेट में कितनी सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो जितनी चीजें डाइवर्सिटी कॉन्टिनेंट में होती है, उतना इस छोटे से रीजन में उतनी सारी डाइवर्सिटी जो है आपको देखने को मिल जाती है। यू ऑल्सो फाइंड डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन,
यू ऑल्सो फाइंड डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन या डेमोग्राफिक फीचर्स। पॉपुलेशन लिखो, पॉपुलेशन में यू विल फाइंड कि रेसेस जनरली बात होती है, ठीक है, तो रेसेस एथनिसिटी के बेसिस पे, तो यहां पे भी बहुत सारी डाइवर्सिटी, अभी कितने कौन से रेस हैं क्या है, तो जब वी विल डिस्कस विद द ह्यूमन ज्योग्राफी तो थोड़ा सा मैं इस पोर्शन को कराऊंगा। ऑल्सो देयर इज द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, इन सारी चीजों की क्या है, टू मच डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने मिलेगी। तो फ्रांस में आपको फ्रेंच फ्राइज खाओगे, इटली में जाके पिज्जा खाओगे, और इंडिया में क्या है, इंडिया में नॉर्थ से साउथ चले जाओ, इतनी जितना यूरोप में डाइवर्सिटी मिलेगी फूड की उतना अकेले इंडिया में मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। नॉर्थ से साउथ चले जाओ हर जगह, तो बिहार में लिट्टी चोखा खाओ और साउथ में जाके इडली सांभर बड़ा खाना, ठीक है। ईस्ट में चले जाओगे, ठीक है, तो दे आर, हाँ नहीं, ढोकला ढोकला खाखरा ये सारी चीजें आपको वेस्ट में मिलेंगी, ठीक है। ईस्ट में चले जाओगे तो वहां पर नॉन वेजिटेरियन फूड्स थोड़ा वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, हाँ जी, हाँ, वो भी मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो कहने का मतलब डाइवर्सिटी देख रहे हो कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी, तो वहां पे जहां कंट्रीज को क्रॉस करने के बाद तुमको डाइवर्सिटी मिलती है उतना हमारे यहाँ स्टेट के बेसिस पे। किसी ने, एक ब्रिटिशर था, उसने कहा भी था कि भाई इंडिया जो है, इंडिया कोई एक देश नहीं है, ये छोटे छोटे देशों का समूह है। तो उस समय वो इसको नेगेटिव टर्म में बोलते थे कि भाई इंडिया कभी एक देश नहीं बन सकता, इट कैन नेवर बी अ नेशन बिकॉज इट्स अमेलगमेशन ऑफ मैनी नेशंस, ठीक है। तो उस बेसिस पे भी आपको जस्टिस। अब देखो ना, यूरोप में छोटे छोटे कितने कितने सारे कितने देश हैं, हमारे यहाँ मतलब जैसे शहर होते हैं वैसे वहां पे देश हो जाते हैं कई सारे, ठीक है। तो इसके वजह से भी आपको यू कैन जस्टिफाई दिस। चौथा फीचर यहां पे कल्चरल एंड हिस्टोरिकल होमोजेनिटी है थोड़ी बहुत, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल होमोजेनिटी। कल्चरल होमोजेनिटी क्या है, तो यू विल फाइंड कि यहां पे लैंग्वेज का कम से कम एंड रिलीजन का हैज सिमिलर रूट्स, ठीक है। सिमिलर रूट्स कहने का मतलब ऑलमोस्ट एक ही फैमिली के लैंग्वेजेस हैं ये, या उसी एक ही ग्रुप के लैंग्वेजेस आपको काफी रीजन में फैले हुए दिखेंगे। जब रिलीजन की भी बात करोगे तो कुछ ना कुछ वैसा ही दिखेगा, ठीक है। सो कल्चर में लैंग्वेज एंड रिलीजन हैज सिमिलर रूट्स, ठीक है। तो संस्कृत से निकले हुए लैंग्वेज या द्रविडियन लैंग्वेजेस जो हैं, तो बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, बट वो सारे के सारे उनके जब रूट्स को ट्रेस करोगे तो कहीं ना कहीं सिमिलर सेम तरीके से आएगा। हिस्टोरिकल होमोजेनिटी की जब बात करो तो सबसे रिसेंट में तो आपको ब्रिटिशर्स दिख ही जाते हैं, ठीक है। तो जहां जहां ब्रिटिशर्स का ही कब्जा रहा इस पूरे रीजन में, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स एज अ थ्रेड यू कैन कॉल इट, ब्रिटिशर्स एज अ थ्रेड। नहीं भी हो ब्रिटिशर्स, उससे भी पहले थोड़ी हिस्ट्री में जाओगे तो कम से कम कल्चरल हिस्ट्री तो ऐसे ही बताती है आपको। जैसे बुद्धिज्म की बात करोगे तो बुद्धिज्म का इंपैक्ट पूरे रीजन में हुआ करता था इस समय, ठीक है। तो आप देखो कि अफगानिस्तान से लेकर के नीचे श्रीलंका तक बुद्धिज्म फैला हुआ था। तो आपको म्यांमार वगैरह में बुद्धिज्म आज भी प्रिवेलेंट है। तो कहीं ना कहीं रिलीजियस रूट्स भी, हिस्टोरिकल रूट्स भी आपको इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि इसका जो डेवलपमेंट है इस रीजन का वो सिमिलर तरीके से हुआ है। भले बाद में आके बटे हों, बट किसी जो हमारे बड़े बड़े ग्रैंड फादर हुआ करते थे वो उनके हिसाब से जो इंडिया हुआ करता था वो इतना विशाल हुआ करता था। अब ये जो सबकॉन्टिनेंट टर्म था, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स यूज किया करते थे, वो अपने पर्सपेक्टिव के लिए यूज किया करते थे, तो आज के डेट में इंडियन सबकॉन्टिनेंट जनरली हम अपने इंडिया में ही देखने को मिलेगा अपने को ये टर्म। बाकी फॉरेन कंट्रीज में या जब इंटरनेशनल पब्लिकेशन वगैरह देखोगे तो वहां पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट टर्म का यूज अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। रीजन इज कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट जब हम कहते हैं तो वहां पे आपने इंडिया को बड़ा दिखा दिया। रीजन क्या है, लिख लो इसमें, इसको एक पॉइंट नीचे और देख के लिख लो। द साइज ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट 3/4 of the total size of Indian subcontinent, तो क्योंकि इंडिया का साइज इतना बड़ा है तो इसके बेसिस पे उन्होंने मेजर कंट्री के नाम पे ही बोल दिया कि पूरे रीजन को हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहेंगे। लेकिन अगर इंटरनेशनल टर्म्स में इनका यूज होने लगता है
तो जो छोटी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये कहते हैं भाई हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या, ठीक है। तो इसके वजह से वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट क्लेमिंग कि भाई ये टर्म नहीं यूज होना चाहिए, ठीक है। ये आपका एक तो कॉलोनियल लेगेसी भी है, साथ ही साथ ये इंडिया के डोमिनेंस को भी दिखा देता है। तो अब क्रिकेट में जाओ तो धोनी के मेन, धोनी इज मेन, इंडियन टीम बोलो धोनी इज मेन क्यों, ठीक है। नहीं नहीं, धोनी मेन जब से इंडिया की टीम कही तो मान लो कहते हैं ना धोनी मेन, दे आर कमिंग ऑन द ग्राउंड, तो भाई धोनी को तुमने सिग्निफिकेंस दिखा दी, उस टीम में तेंदुलकर भी था, उस टीम में युवराज भी थे, तो थोड़ा सा उनको बुरा लग जाएगा, ठीक है। तो इंडियन टीम बोलिए आप। तो इन्होंने क्या कहा कि डोंट से दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कॉल इट साउथ एशिया, ठीक है। तो आज की डेट में दे कॉल दिस रीजन बाय द नेम ऑफ साउथ एशिया रादर देन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। बट क्योंकि हमारे तो फायदे में है, ठीक है, तो हम बोल देते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्या ही दिक्कत है। सो अगर तुमसे क्वेश्चन आ जाए इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट, जस्टिफाई, कैन यू जस्टिफाई इट, ठीक है। तो सेम फीचर्स हैं इसके, डिफाइन इट, सब व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट एंड देन ट्राई टू डिफाइन ऑन द बेसिस, तो इसी को एक्सपैंड करोगे एंड यू कैन राइट इट कि क्यों इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा। चलो, सो ये एक बेसिक आइडिया था आपको अबाउट इंडिया, साइज, लोकेशन एंड एक्सटेंट क्या है। नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ हेडिंग डालो चैप्टर का, रॉक्स इन इंडिया, ठीक है। रॉक्स इन, नया चैप्टर ये आपका, छोटा सा चैप्टर था ये, रॉक्स इन इंडिया। सो बिफोर वी डिस्कस रॉक्स ऑफ इंडिया, हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो बार बार वो टाइम स्केल का जो है वो आता रहेगा चर्चा। तो उसमें पहला हेडिंग डालो जियोलॉजिकल टाइम, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है क्या, सबसे पहली बात कि ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, आपका ये नेचर ऑफ रॉक्स को स्टडी करती है, रॉक्स के एज को स्टडी करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे मतलब नीचे से सबसे नीचे कौन से रॉक्स मिले, साइज के साथ उनका उनका टाइम के साथ कैसे उनका ग्रोथ हुआ, उसमें उन्होंने देखा कि भाई किस तरीके का फॉसिल्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, कब फॉसिल्स नहीं मिल रहे, उसके बेसिस पे दे हैव डिस्क्राइब द एज कि भाई कैसे अर्थ का डेवलपमेंट हुआ है। और इसी वजह से जो पूरी की पूरी आपकी अर्थ की हिस्ट्री है उसको वो टाइमलाइन के बेसिस पे स्टडी करने के लिए आपको देते हैं। हम भी पढ़ते हैं ना हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना भाई एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मेडिवल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पढ़ रहे हैं, किस बेसिस पे कहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस हुए थे वहां पे, ठीक है। इसी हिसाब से यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स, ऑन द बेसिस ऑफ उस समय अर्थ में क्या कंडीशंस थे, आपको जो अर्थ की पूरी हिस्ट्री है उसको भी डिफाइन किया जाता है। बट अर्थ की एज काफी ज्यादा है, अब उसको पढ़ना हो तो आप, हम तो यहाँ पे सिंपली एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न कर दिया, मॉडर्न में भी पढ़ते हैं, मॉडर्न में भी डिवीजन करते हैं, फिर नहीं कि प्री 1857 पोस्ट 1857 करके आप देखते हो। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से जियोलॉजिकल टाइम स्केल को भी आपको कई तरीके से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जो डिवीजन है, पहले तो ये डिवीजन याद रखना, जो सबसे बड़ा डिवीजन है दैट इज द इयॉन। इयॉन को फर्दर डिवाइड किया जाता है इन द एरा, एरा को फर्दर डिवाइड किया जाता है इनसाइड द पीरियड, और पीरियड को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है इनसाइड इपोक, ठीक है। तो इयॉन, एरा, पीरियड एंड इपोक, ये चीज ध्यान रखना कि ये टाइम पीरियड को कैसे डिवाइड किया जाए, जियोलॉजिकल जो टाइम पीरियड है वो आपको कैसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सो इयॉन, एरा, पीरियड एंड इपोक याद रखोगे।
फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इॉन को, आपको स्केल्स में अलग अलग दिख सकता है, हम इसको केवल दो में डिवाइड करेंगे, एक प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, और दूसरा जो होगा दैट इज फेनेरोजोइक, ठीक है। इॉन को केवल दो पीरियड में डिवाइड करेंगे हम, एक तो प्री कैम्ब्रियन, इसमें बहुत सारे हैं, 3-4 हैं, हमने उनको एक साथ क्लब कर दिया क्योंकि उस समय की हिस्ट्री हमें बहुत ज्यादा पता नहीं चल पाती। जहां से हमें थोड़ा सिग्निफिकेंटली हमें पता चलना शुरू होता है, उस पीरियड को, उस इॉन को हमने पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया इनसाइड द फेनेरोजोइक। और ये जो टाइम पीरियड है आपका प्री कैम्ब्रियन, मतलब जहां पे डिवीजन है, दिस इज ऑलमोस्ट 550 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 550 मिलियन ईयर्स अगो आज से आपका फेनेरोजोइक इॉन जो है वो क्या हो चुका था, वो शुरू हो चुका था। ठीक है, डन। अब देखो आपका जो फेनेरोजोइक इॉन है, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे किसमें, यू विल डिवाइड दिस इनटू एरा, क्योंकि ऑब्वियसली ना आपको छोटे टाइम स्केल पे लेके आना पड़ेगा। इसको फर्दर 3 में डिवाइड करो, वन इज पैलियोजोइक, दूसरा जो है मेसोजोइक, और तीसरा जो है ये क्या है, सीनोजोइक। तो फेनेरोजोइक इॉन को हमने फर्दर 3 एराज में डिवाइड किए हैं, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक। अब ये नाम है, तुम्हें रट्टा मारने पड़ेगा, ठीक है, रट्टा नहीं मारोगे कि आइडिया भी हो जाएगा ना कौन पहले आता है कौन। हाँ बता रहा हूं, बता। तो 550 मिलियन ईयर्स अगो पैलियोजोइक शुरू हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि यही से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसका 550 मिलियन से लेकर के वहां तक शुरू हुआ, एंड ये आपका कहां तक चलेगा, ये चलेगा अप टू 250 मिलियन ईयर्स अगो, अप टू 250 मिलियन ईयर्स अगो। मेसोजोइक अप्रोक्स आपका चला अप टू 60 मिलियन ईयर्स अगो। सीनोजोइक इट इज ऑनगोइंग, ठीक है। ये आपका क्या है, ये अभी भी आपका चल रहा है, ZOIC है, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना समझ में आया। तो फेनेरोजोइक को ही हमने क्या करा है, 3 एराज में डिवाइड करा है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक, ठीक है। तो ये एक अप्रोक्स आइडिया। अब इसके बीच में फर्दर डिवीजन मिलेगा, अभी पीरियड में डिवाइड करेंगे ना, एरा में ही तो डिवाइड किया है ना। ये इसलिए बता दे रहा हूं, देखो जब बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो नाम मिलते रहते हैं, तो तुम कम से कम तुम्हारे पास क्लियर होगा कि अच्छा किस टाइम पीरियड का है। वहां पे एक्चुअल टाइम पीरियड हमें नहीं पता चलता, हमें एक्चुअल टाइम नहीं पता चलता, टाइमलाइन, हमें पीरियड का अप्रोक्स अंदाजा चल जाता है, ठीक है। चलो इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको जो जरूरी वाले हैं वही बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। देखो बहुत पहले थे तो हमने केवल प्री कैम्ब्रियन मतलब इॉन को फर्दर डिवाइड ही नहीं किया इससे पहले, उसके क्योंकि उसके पहले सिग्निफिकेंट उतना डिवीजन जरूरी नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़े नजदीक आए तो हमने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया। अब इसको देखो पैलियोजोइक को आगे लिखना, तो पैलियोजोइक को, पैलियोजोइक को कैसे डिवाइड करोगे, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस एंड देन पर्मियन।
पर्मियन। ठीक है, ये क्या है, ये ओल्डर है और ये यंगर है, तो तुमको याद रखने की झंझट खत्म। ठीक है, हाँ जी, हाँ। तो ये कितना से शुरू हुआ होगा, अप्रोक्स 250 मिलियन ईयर्स अगो यहां से शुरू हुआ होगा और यहां आते आते अप्रोक्स ऑफ 60 मिलियन ईयर्स तक रहे। बात समझ में आ गई, तो आसान कर दिया ना। अब एक, हाँ जी, कौन सा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 500 मिलियन, एक मिनट ये गलती कर रहा हूँ, 550 से 250 कर रहा हूँ। इसका तो किया ना, तो इयॉन ये क्या है, एरा है ना ये, तो विद इन द पैलियोजोइक एरा, अब ये क्या है, ये पीरियड्स है विद इन द पैलियोजोइक एरा, ये मेजर आपके पीरियड्स हैं। इसमें सारे पीरियड्स यूज नहीं होंगे, एक पीरियड मेजरली यूज होगा, दैट इज द कार्बोनिफेरस। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ये कहां पे लाई करता है। अब इनकी सिग्निफिकेंस बाद में समझ में आएगी, अभी बस लिखो इसको। हाँ, डेवोनियन, DEVONION, डेवोनियन। ये तो कैम्ब्रियन, इसके पहले वाले टाइम को हमने क्या कर दिया था, पूरा का पूरा प्री कैम्ब्रियन कर दिया था। ठीक है, तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। अच्छा, तो पैलियोजोइक के बाद कौन सा आया था, मेसोजोइक, मेसोजोइक आसान है तुमको याद रखने के लिए। मेसोजोइक का नाम, मेसोजोइक का जो पीरियड है वो उसके नाम सुने होंगे तुम लोग, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं सुना होगा। हाँ जी, मेसोजोइक रेप्टाइल्स पढ़ते हो कई बार, बट इसके इसके जो डिवीजन है फर्दर, दैट इज द ट्रायासिक, जुरासिक एंड क्रेटेशियस। हाँ 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 हाँ, एकदम सही पकड़े। ठीक है, एकदम वही तो मैं इंतजार करता, किसी ने तो सुना होगा इसका नाम। ठीक है, तो ये 250 मिलियन ईयर्स अगो यहां से शुरू था और यहां आते आते अप्रोक्स 60 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो यहां पे भी फर्दर डिवीजन नहीं करेंगे, वी जस्ट लीव इट। इसमें हम इसकी चर्चा इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड इवेंट्स हैं आपके। ठीक है, एस्टेरॉयड वगैरह तो आए हुए हैं, ये क्रेटेशियस आपके इंडियन फिजिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो डेवलपमेंट हुई है डेक्कन लावा प्लेटू की इसी पीरियड में हुई है। ठीक है, हाँ जी, डायनासोर्स डेवलपमेंट हो रहा था यहाँ पे भी आपको डायनासोर्स है, दोनों पीरियड है, ट्रायसिक एंड जुरासिक दोनों। ठीक है, ट्रायसिक एंड जुरासिक। हम्म, फिल्म अगर बताता है ना, हाँ तो बस फिल्म देखा करो, इसी तो मैं बोलता हूँ फिल्म देखा करो, जुरासिक पार्क है। ठीक, हाँ नहीं नहीं, मतलब है, हाँ इस पे बहुत सारी मूवीज है ना जुरासिक पे लेकर के, डायनासोर वगैरह बनाते रहते हैं। हाँ हाँ, चार पांच छह हैं, एक में तो लास्ट में इरफान खान ने भी जो काम किया है। तो चलो, इसके बाद फर्दर पहले मेसोजोइक के बाद कौन सा आएगा, सिनोज, इसका बड़ा बनाना। ठीक है, क्योंकि ये करंट का है तो इसमें फर्दर डिवीजन कराऊंगा। इसका जो पहला है दैट इज द पैलियोजिन, नियोजिन
और क्वाटरनरी। क्वाटरनरी, ठीक है। तो पैलियोजीन, नियोजीन एंड क्वाटरनरी, तो ये क्या हो गए, ये इसके पीरियड्स हो गए। हाँ जी, इसकी यही तीन है। अभी रुको, तो अभी इसका इपोक भी तो देखना पड़ेगा ना, ये पास में आया तो फर्दर डिवीजन कराओगे ना इसका। इसके फिर से तीन डिवीजन करोगे, दैट इज पैलियोसिन, इयोसिन एंड ओलिगोसिन। ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपको फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, ठीक है। तो इस टाइम को भी याद रखना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा सा। पैलियोसिन, इयोसिन एंड ओलिगोसिन। दिस इज मियोसिन एंड प्लियोसिन, ठीक है। मियोसिन एंड प्लियोसिन। और ये टाइम आपका प्लियोसिन खत्म होता है करीब करीब 12,000 साल पहले। ठीक है, तो यह खत्म होता है आपका करीब करीब 12,000 ईयर्स अगो। इसके बाद जो टाइम है दैट इज नोन एज प्लिस्टोसिन। सॉरी, ये नहीं, ये 12,000 साल नहीं, प्लिस्टोसिन आपको खत्म हुआ था 12,000 साल पहले। सॉरी, दिस इज 12,000 ईयर्स अगो एंड देन कम्स द होलोसिन, ठीक है। तो होलोसिन, अभी आप किस इपोक में हो, किस पीरियड में हो? अरे पीरियड बताओ, इपोक। सो हाँ जी, प्लेस्टोसिन पीरियड देखो जनरली यूज करते हैं वो टर्म्स, ठीक है। अब जनरली यहाँ पे, अब क्योंकि फर्दर ये डिवीजन हो गया ना इसमें, तो यू कैन यूज प्लेस्टोसिन पीरियड। उसका मतलब वो समझ में आ रहा है किस ये में, दे विल नॉट राइट इपोक इसको स्पेसिफिकली, ठीक है। बट डिवीजन इस तरीके से है कि कौन किसका पार्ट है, ये तुम्हें याद रहना चाहिए। सिंपली याद रखना इनका सीक्वेंस, कम से कम ये लास्ट वाले तो जरूर याद रखना, ठीक है। बाकी ना याद रखो चल जाएगा। इसमें लास्ट वाले में भी ये क्वाटरनरी क्या है, और ये टर्म्स पैलियो, इयो, ओलिगो, मियो, प्लियो, प्लिस्टो, ठीक है। ये टर्म याद रखोगे, और वहां पे जो पीछे बताए हैं आपको, तो पीछे वाले में क्रेटेशियस याद रखो, ठीक है। और आपका कैम्ब्रियन याद रखोगे, एंड आपका कार्बोनिफेरस याद रखोगे। इतने भी याद रख लोगे आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा चाहिए नहीं, ठीक है। और टाइमलाइन कैसे है, ऐसे ही हमेशा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर है, ठीक है। सो दिस इज द डिवीजन। इतने आपको सिंपली रखोगे, काम आपका चल जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉक्स। देखो ये यहाँ पे है ऑलरेडी गिवन है, बट ये थोड़ा सा ना तुम और कंफ्यूज करोगे, ठीक है। वो और कंफ्यूजन है कि किसमें क्या डिवाइड किया गया है। सो आई ट्राइड कि मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करके जितनी जरूरत है उतना ही लो, ठीक है। अगर तुमको डेट मेंशन करना होगा यू कैन मेंशन, ठीक है। तो सर यू सी पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन में फर्दर भी इसमें भी है लेटरली, 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 यू कैन गो, ठीक है। हर जगह डिवीजन है आपका। हाँ जी, हाँ इसीलिए तो रहने दिया है ना मैंने। अच्छा यहाँ पे देखो कहीं पे थोड़ा बहुत क्या है कि अलग अलग कहीं कहीं देखोगे तो यू विल फाइंड पेंसिल्वेनियन एंड मिसिसिपियन, ये अलग अलग जगह दिया हुआ है, बट इन्हीं दोनों को कहा जाता है कार्बोनिफेरस, ठीक है। इन्हीं दोनों को मिलाकर के साथ में क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज कार्बोनिफेरस, टुगेदर दिस इज नोन एज कार्बोनिफेरस। तो ये मत कहना कि ये कहाँ पे है, सर ने तो नहीं बताया। इसके पहले भी डिवीजन है बट वी डोंट नीड इट, ठीक है। एक एक देख लो बस यहाँ पे आर्कियन, ठीक है। आर्कियन आएगा क्योंकि आपको, आर्कियन देख लो कि कहाँ पे है, कहाँ पे लाई करता है, दैट्स ऑल यू नीड टू नो, ठीक है।
देखो कहां पे प्री कैम्ब्रियन में कर दो, सबको तो प्री कैम्ब्रियन में बोल दिया ना, इसीलिए कि डाल दो, सबको प्री कैम्ब्रियन में डाल दो। उसके पहले अपने डिस्कशन ही नहीं, अपनी जरूरत है, हम जियोलॉजी थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, डन। चलो नाउ इस पीरियड का पर्पस ये था बताने का, ताकि इसके हिसाब से वी विल स्टडी कि भारत के कौन से जो पत्थर मिलते हैं, रॉक्स मिलते हैं, ये किस पीरियड में बने। अब से मैं जब पीरियड बोलूंगा, इवन इफ आई विल से पैलियोसीन, आई कैन यूज द टर्म पीरियड। ठीक है, उसका मतलब समझना किस टाइम पीरियड की बात हो रही है। पीरियड का मतलब वो टाइम पीरियड की बात कर रहा है, रादर देन इस ईयर एरा पीरियड वाले डिवीजन की। ठीक है, तो समवेयर यू विल फाइंड उसने क्रेटेशियस को पीरियड बोल दिया है, समवेयर यू विल फाइंड कि टर्शियरी को पीरियड बोला तो ठीक है, बट समवेयर यू फाइंड कि आपको प्लियोसिन पीरियड को भी पीरियड बोल दिया गया है, तो बात सेम है। इट्स टॉकिंग अबाउट द टाइम लाइन की, किस वो कहां पे लाई कर रहा है। ठीक है, सो नाउ वी स्टडी अबाउट द रॉक्स इन इंडिया। ठीक है, एक टर्म आपको मिलेगा जब रॉक्स इन इंडिया पढ़ोगे, दैट इज द ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन। ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन, इसमें यह कहता है कि जो भारत के रॉक्स हैं, या जियोलॉजी के बेसिस पे, राइट ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजी, ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन, on the basis of geology, Indian landmass can be divided into three major divisions. Indian landmass can be divided into three major divisions. One is the peninsular India, second is the Himalayas, and third is the rest of India. ठीक है, इन दोनों के अलावा जो बच गया वो चला जाएगा इस पार्ट में। ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब कि रॉक्स का नेचर कैसा है, रॉक्स वहां पे किस तरीके से बने हैं, उस बेसिस पे अगर इंडिया को हम डिवाइड करते हैं तो फिर इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज द पेनिनसुलर इंडिया, सेकेंड इज द हिमालयाज, और उसके बाद जो बच गया, तो बच क्या गया, नॉर्दर्न प्लेन्स बच गए, थोड़े बहुत कोस्टल रीजन्स बच गए आपके, वो सब आपको चले आएंगे रेस्ट ऑफ इंडिया। कुछ लोग इससे एग्री नहीं करते, वो सिंपली बोलते हैं कि दो पार्ट में ही बांटो, एक पेनिनसुलर इंडिया और दूसरे को पूरा को ही बोल देते हैं एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। तो कहीं कहीं पे ये भी मेंशन मिल जाएगा, सो डोंट वरी, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, अब इसमें जो रॉक्स आपको मिलेंगे, तो पेनिनसुलर इंडिया जो है आपका, ये वैसा पार्ट है, ये मेजरली ये पार्ट क्या रहा है कि ये एक काफी लंबे टाइम से ये समंदर के नीचे नहीं गया है, तो यहाँ पे जो रॉक्स मिलते हैं वो काफी ज्यादा ही आपको पुराने मिलते हैं, और साथ ही साथ वेराइटी, काफी लंबे टाइम पीरियड के रॉक्स भी आपको इसमें मिलेंगे। जो हिमालयाज है, हिमालयाज का जर्नी आपको पता है नहीं कि कहां से चल के कहां तक आया है, बाद में वहां पे प्लेट बाउंड्री भी है, यहाँ पे हिमालयाज का रीजन तो प्लेट बाउंड्री पे ही बैठा हुआ है, इसलिए यहां पे वेराइटी ऑफ रॉक्स तो बहुत है। ठीक है, ह्यूज वेराइटी है, ह्यूज वेराइटी ऑफ रॉक्स है, बट द डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बट द डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। वेरी कॉम्प्लेक्स कहने का पर्पस ये है कि एक ही रीजन में कई तरीके के रॉक मिल जाते हैं। ठीक है, एक ही लेयर के ऊपर लेयर भी मिल जाएगा कई बार, इसीलिए जब आप बुक्स वगैरह देखोगे, कम से कम आपके लेवल पे एनसीईआरटी वगैरह में, दे हैव नॉट गिवन टू मच अबाउट द रॉक्स इन हिमालयाज। ठीक है, हिमालय के अंदर के रॉक्स की डिस्कशन उतनी नहीं करी गई है, वो सिंपली बोलते हैं इन द हिमालयाज। ठीक है, दे विल नॉट मेंशन कि वेयर इन द हिमालयाज, क्योंकि हिमालय अपने आप में बहुत बड़ा है। इसके बाद ये जो रेस्ट ऑफ इंडिया का जो पार्ट है, चाहे वो आपका कोस्टल हो जाए या फिर आपका नॉर्दर्न प्लेन्स हो जाए, इनमें दे आर ऑफ वेरी रिसेंट ऑरिजिन, वेरी रिसेंट ऑरिजिन के हैं ये। ठीक है, प्लिस्टोसिन के हैं, होलोसिन के हैं,
काफी रिसेंट के हैं ये, तो इसलिए इन पे भी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक रॉक्स नहीं मिलते, अभी नए नए बन ही रहे हैं, तो अभी मिट्टी जनरली मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, रेस्ट ऑफ इंडिया में यू विल फाइंड दे आर ऑफ वेरी रिसेंट ओरिजिन एंड जनरली सॉइल्स आर देयर, नॉट द रॉक्स स्पेसिफिकली। तो जब हम रॉक्स इन इंडिया या रॉक्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो मेजरली हम किसके बारे में पढ़ रहे होंगे, वी वुड बी रीडिंग अबाउट द पेनिनसुलर इंडिया। इसीलिए जब आप बुक्स वगैरह देखोगे विल फाइंड केवल पेनिनसुलर इंडिया का लोकेशन क्यों दे रहा है, उसके पीछे कारण यही है, ठीक है। रॉक्स अभी बने नहीं उतने, ठीक है, अब उसके बेडरॉक में है कुछ ना कुछ तो है, बट दैट नॉट टू मच सिग्निफिकेंट। डिमार्केशन उतना क्लियर नहीं है, बात समझ में आ रही है। अब देखो ना, मान लो कि ये कहां पे प्लिस्टोसिन होलोसिन का, अभी प्लिस्टोसिन का बना होगा, होलोसिन का भी बन ही रहा है, लेकिन कुछ रॉक्स होंगे क्रेटेशियस के, तो वो थोड़ा क्लियरली टाइम पीरियड उतना बीत गया कि तुमको क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। कुछ प्री कैम्ब्रियन रॉक्स होंगे आपके पास, तो वो आपको और क्लियरली दिखेगा, सोचो कितना टाइम बीत गया, बात समझ में। तो डिवीजन उतना वहां पे करना ज्यादा आसान है यहाँ के मुकाबले, ठीक है, इसीलिए टाइम पीरियड आपको बताया कि टाइम पीरियड देखो कहां पे, ठीक है। डन। जब आप रॉक्स ऑफ इंडिया को डिवाइड करोगे तो मेजरली 4 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। मेजरली द रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पुराने हैं आर्कियन, आप ऊपर से नीचे लिखोगे, मतलब नीचे से ऊपर लिखना है। सबसे पहले लिखो आर्कियन रॉक्स, ठीक है, ये टाइम स्केल वैसे बना था इसलिए इसको वैसे कर दिया। दीज आर द ओल्डेस्ट वन, ओल्डेस्ट ग्रुप है ये। अब याद समझ में आ रहा है, आर्कियन रॉक सिस्टम आर्कियन पीरियड में बना होगा या उससे पहले बना, कितना पुराना है ये। दीज आर प्री कैम्ब्रियन रॉक्स, ठीक है, दीज आर प्री कैम्ब्रियन रॉक्स। हालांकि ये भी प्री कैम्ब्रियन ही है, पुराना प्री रॉक सिस्टम भी, दीज आर ऑल्सो द प्री कैम्ब्रियन। तो इन इसमें भी डिवीजन जो, तो पहले नंबर 1 पे लिखोगे इसको, देन कम्स द नंबर 2, देन नंबर 3 एंड देन दिस इज द नंबर 4। दिस इज द लेटेस्ट वन, दिस इज द लेटेस्ट वन, ठीक है। तो यह है आर्यन, ठीक है, आर्यन ग्रुप के लिए, ठीक है। इन दोनों को दीज आर ऑल्सो नोन एज द प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स भी कहा जाता है। तो पहले डिवीजन कई जगह पे डिवीजन दिया था, कैम्ब्रियन, पोस्ट कैम्ब्रियन एंड प्री कैम्ब्रियन, एंड प्री कैम्ब्रियन के अंदर में इनको डाल दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें से भी जो कार्बोनिफेरस सिस्टम है, दिस इज, तो कार्बोनिफेरस पीरियड तुम्हें दिख रहा था, जाके देखो पीछे, हाँ जी, हाँ, कार्बोनिफेरस पीरियड था उसमें। तो कार्बोनिफेरस पीरियड यहाँ पे आपको वहां का उस टाइम का जो रॉक है, दैट इज नोन एज द कार्बोनिफेरस सिस्टम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो मेसोजोइक, तो तुम्हें टर्म क्लियरली दिख रहा है। तो कार्बोनिफेरस और बीच के टाइम पीरियड का जो रॉक बना, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ गोंडवाना सिस्टम, ठीक है। डेक्कन ट्रैप जो है, दिस इज द क्रेटेशियस पीरियड, दिस इज ऑफ द क्रेटेशियस, दिस इज ऑफ द क्रेटेशियस। एंड उसके बाद टर्शियरी, तो तुम्हें क्लियरली वहां पे टाइमलाइन पे विजिबिलिटी है। तो टाइमलाइन तुम्हें देने का पर्पस सिंपली इतना है, सो यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा कौन पहले बना बाद में बना, तो कितना पहले बना या कितना बाद में बना, एक आइडिया तुम्हें होना चाहिए। यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि एग्जैक्ट तुम्हें डेट याद हो, बट एक आइडिया तुम्हें होना चाहिए। हाँ जी, गोंडवाना बहुत बात का है, नहीं गोंडवाना नहीं, गोंडवाना रॉक्स हैं ये, ठीक है, लैंड नहीं, गोंडवाना रॉक्स, ठीक है। फॉर जस्ट फॉर एन आइडिया, दीज आर करीब करीब 4000 मिलियन ईयर्स अगो। ये जो है करीब करीब 1500, 1500, 1600 मिलियन ईयर्स अगो के बने हुए हैं, ठीक है। ये तो इंडिया में मिलते ही, मतलब पेनिनसुला में नहीं मिलते हैं, ठीक है। और इसके बाद के ये तो काफी रिसेंट के हैं, ठीक है, 500-600 के आसपास के हैं ये। अरे भैया, रॉक एक छोटा सा हिस्सा हो गया ना,
हाँ तो क्या हो गया उसके हिस्से, उसमें भी बहुत सारी चीजें ना, लैंड प्लेट एक बड़ा पार्ट है, एक प्लेट पे उसमें चीजें चलते रहती हैं, एक उसके किसी हिस्से में अलग टाइप के रॉक मिलेगा। जैसे देखोगे अभी इंडियन प्लेट के अंदर में ये सारे रॉक्स तो इंडियन प्लेट के अंदर में मिल रहे हैं ना, इंडियन प्लेट पे, इंडियन लैंड पे मिल रहे हैं। ठीक है, प्लेट इज द नीचे वाली बाउंड्री है आपकी, लेयर जिसपे सब मूव कर रहा है, उसमें लैंड भी हो सकता है, ओशियन भी हो सकता है। हाँ जी, क्या करें? आर्यन ग्रुप बोलो तो, लिख तो दिया है आर्यन। हाँ जी, मैग्मा ही है ऑब्वियसली। तो उसमें उस प्लेट में बनने के बाद उसका जो बेसमेंट, थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, उसका बेसमेंट बना, उसमें फिर फर्दर चेंजेस होते रहे। ठीक है, सो अच्छा ध्यान दो, आर्कियन के अंदर में, ये आर्कियन है, ठीक है, ARCH है, आर्कियन के अंदर में आर्कियन भी और धारवाड़ भी है, तो इसका डिवीजन इसी तरीके से उन्होंने किया हुआ है। आर्कियन एंड धारवाड़ इज देयर, पुराना रॉक सिस्टम में कडप्पा एंड विंध्यान इज देयर, द्रविडियन रॉक सिस्टम में कार्बोनिफेरस है, एंड आर्यन में ये है। तो कम से कम तो इनका नाम याद रखना, ठीक है। देखो इसको याद रखने का बहुत सिंपल टेक्निक है, आपदा, ठीक है। ए, अब दोनों ए में कौन सा आर्कियन होगा, कौन से आर्यन होगा, तो आर्यन बाद में आए थे, ठीक है, तो दीज आर आर्यन, और आर्कियोलॉजी यानी बहुत पुराना हो गया, ठीक है, तो दिस इज आर्कियन, ठीक है। आर्कियन के अंदर में भी आपका ए एंड डी, आर्कियन एंड धारवाड़, ये तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। पुराना के अंदर में आपका कडप्पा एंड विंध्यन, ठीक है, तो कडप्पा कटप्पा ठीक है, कडप्पा एंड विंध्यन इज देयर, ठीक है। देन कम्स आपका द्रविडियन में तो एक ही है, कार्बोनिफेरस है, एंड देन आपका आर्यन में आ जाएगा, तो 4। ये जो है तीनों नहीं, ये 4, ये मेजरली सिग्निफिकेंट है आपके लिए, ठीक है। ये जो 4 सिस्टम है ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, और 5वां जो सिग्निफिकेंट है दैट इज द गोंडवाना। ये 5 पत्थर आपके लिए बहुत, ये सिस्टम है, ये पत्थर के टाइप नहीं है, ये बताता है किस पीरियड में ये रॉक्स बने, ठीक है। ये आपको सिंपली क्या बताता है किस पीरियड में रॉक्स बने, क्योंकि एक पार्टिकुलर पीरियड में बने हैं, उस समय कंडीशंस अलग हुआ करती थी, पार्टिकुलर कंडीशंस में बने हैं, इसी वजह से वहां का जो नेचर है वो भी क्या है, वो भी कुछ थोड़ा सा पार्टिकुलर वहां पर मिलेगा। तो ये इनको इस तरीके से बताएगा। एक बार बोला कि नहीं हम तो इग्नियस पढ़े थे, सेडिमेंट्री पढ़े थे, मेटामॉर्फिक पढ़े थे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन का जो तरीका है वो ये टाइम पीरियड के बेसिस पे, ठीक है, डन। अब एक एक करके इनके बारे में देखें। अब इन पत्थरों के बारे में बहुत नहीं जानना, आपको सिंपली इसमें क्या जानना है, एक कि इनका लोकेशन कहां पे है, ये पत्थर कहां पे मिलते हैं, दूसरा कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस कहने का मतलब यहां पे किस तरीके के मिनरल्स मिलते हैं, क्या वहां पे मिलता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वही अपने को उतना ही देख के आगे बढ़ जाने का है यहाँ पे, ठीक है। उससे ज्यादा डिटेल में अपने को यहां से नहीं देखने का है। सो पहला डालेंगे हेडिंग अबाउट द आर्कियन सिस्टम या आर्कियन रॉक्स, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के बेसिस पे भी डिवीजन है, डोंट वरी। सो पहला जो है दिस इज द आर्कियन रॉक्स। ध्यान रखना, सुनो ध्यान से, जो आर्कियन रॉक्स है आपका, दिस फॉर्म्स द फंडामेंटल बेसमेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। राइट डाउन दिस पॉइंट, दिस फॉर्म्स द फंडामेंटल बेसमेंट कॉम्प्लेक्स, फंडामेंटल बेसमेंट कॉम्प्लेक्स फंडामेंटल बेसमेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। फंडामेंटल बेसमेंट कॉम्प्लेक्स, बेसमेंट लिख लो ना, बेसमेंट, अरे बेस एंड मेंट, ठीक है, तो BASC, फंडामेंटल बेसमेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। बेसमेंट का मतलब समझते हो ना, उसी के ऊपर सब कुछ लाई करता है, तो दीज आर द फंडामेंटल बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हो कि ये सबसे नीचे मिल रहे होंगे, सबसे पहले बने भी है तो ऑब्वियसली सबसे नीचे होंगे ये, ठीक है। हाँ जी, कहीं पे एक्सपोज भी है, कहीं पे क्या होता है, धीरे धीरे इरोजन होगा तो एक्सपोज भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं, कहीं पे एक्सपोज है, बता रहा हूं ना। देखो कहां कहां, अब देखो नाउ वी विल राइट अबाउट द रीजन। अब ये जो रीजन लिखे हुए हैं ये वो रीजन है जहां पे ये एक्सपोज्ड है, होगा तो बेसमेंट में पूरा ही ऑलमोस्ट,
लेकिन ये वो रीजन्स होंगे जहां पे ये क्या है, ये एक्सपोज फीचर्स दिखते हैं, जहां पे आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं, थोड़ा सा ही ये में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो कहां पे ये आपको मिल रहे हैं, यू विल फाइंड देम कि जहां जहां पे यू सी ऑलमोस्ट 66% आपका जो पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा है दैट इज बीइंग कवर्ड बाय दिस आपका आपका जो आर्कियन सिस्टम है। इसमें भी मेजरली ये कहां मिल रहे हैं, यू विल फाइंड देम इन कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छोटा। तो जो पेनिनसुला का जो मेजर पोर्शन है ना, उसके फंडामेंटल, उसके बेस में क्या लाई कर रहा है, उस पेनिनसुला के पूरे बेस में लैंग्वेज। बट ध्यान रखना इवन राजस्थान इज देयर, क्योंकि राजस्थान हम डिस्कस करेंगे बाद में। राजस्थान को हम डेजर्ट जरूर बोलते हैं, इसको नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा माना जाता है फिजियोग्राफिकली, बट जियोलॉजिकली राजस्थान इज द पार्ट ऑफ आपका पेनिनसुलर इंडिया। सो राइट डाउन दिस पॉइंट, ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, या पूरा का पूरा राजस्थान ही लिखना कि राजस्थान का एक फीचर है कि फिजियोग्राफिकली इट इज कंसिडर्ड एज, कहीं साइड में लिख लेना, ठीक है, बीच में मत लिखना इसको। इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, बट जियोलॉजिकली it is part of peninsular India। ठीक है, सो राइट डाउन समवेयर साइड में पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, सो फिजियोग्राफिकली इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, बट जियोलॉजिकली इट इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। अच्छा, इवन फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स में तो जो पोर्शन जाके हिमालय से टकराया होगा इंडियन प्लेट का, वो भी वहां पे भी तो ये रॉक प्रेजेंट होगा, इसीलिए यू विल फाइंड कि देयर आल्सो फाइंड इनसाइड द रूट्स ऑफ द माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालयस के भी बेस में यू विल फाइंड दिस। बट हिमालय की क्योंकि जियोलॉजिकली बहुत कॉम्प्लेक्स है, वहां पे सारे ही पत्थर मिलते हैं, जितने पत्थर के आपने नाम सुने वो सारे हिमालयस में मिलते हैं, इसलिए वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पड़ते हो। ठीक है, सो राइट नाउ राजस्थान को लिख लेना, फिजियोग्राफिकली इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, या राजस्थान डेजर्ट लिखो, ठीक है, राजस्थान डेजर्ट। फिजियोग्राफिकली इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, बट जियोलॉजिकली इट इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू या पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू लिखिए। ठीक है, बात समझ में आई। हिमालयस में भी ये आपको आर्कियन सिस्टम, हिमालय में सारे पत्थर है, ठीक है, सब कुछ भूल जाओ तो हिमालय लिख देना, बट हिमालय लिखने का कोई मार्क्स मिलेगा नहीं तुमको। रीजन इज कि सबको पता है हिमालय में सारे पत्थर, तो इसलिए वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन तुम अलग से नहीं पढ़ोगे। ठीक है, ठीक है, इसमें भी भूलने का नहीं, आर्कियन सिस्टम साधारण स्टेट कोई भी बोल लिख दोगे वो आपको है ही वहां पे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी लोकेशन, बाकी में थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा इसमें सिंपली क्योंकि ये बेसमेंट ही है तो हर जगह ही मिल जाएगा। अब ये पत्थर क्योंकि सबसे पहले बने हैं, ठीक है, दीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स फाउंड, दीज आर वन ऑफ द टाइम पीरियड देख सकते हो ना कितना पहले का है ये। सो दीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स, कौन सा, पेनिनसुलर प्लेटू लिख लो, और क्या कुछ भी लिखा हो तो प्लेटू लिख लो। मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा मैं पीपीटी रखूं, ठीक है, समझाने वगैरह के लिए ठीक है, लिखना स्टार्ट करता हूँ तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। नहीं, मैं डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग इसलिए तो मैं पढ़ लेता हूँ, वो मेरी पढ़ लेते हैं। ठीक नहीं, आप हैंडराइटिंग अच्छी करें इसलिए कि अदरवाइज हैंडराइटिंग अगर आपकी बुरी हो गई ना तो कितना भी लिख लोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। नहीं, सुधरेगा खुद ही से, ठीक है, किसी और को सुधारने से कोई सुधर पाया है आज तक? हाँ हाँ, नहीं किसी मामले में ले लो, और क्या। ठीक है, सो लिखो, राइट डाउन, दीज आर द ओल्डेस्ट एंड द प्राइमरी रॉक्स फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ हॉट मोल्टेन अर्थ। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ना, इसी वजह से ये जो रॉक्स हैं ये क्या मिलेंगे, दीज आर द इग्नियस टाइप ऑफ रॉक्स थे, ये मोल्टेन मैग्मा से डायरेक्टली बने थे ये।
ठीक है, तो धरती के गर्भ से जो पत्थर जो मैग्मा निकला उससे जो बना हुआ रॉक है दैट इज दिस आर्कियन रॉक। ठीक है, अब बताओ इतने पहले उस समय में, अच्छा एक टाइम पीरियड मैं तुम्हें दे देता हूं। जो डेवलपमेंट हुआ कैम्ब्रियन एंड प्री कैम्ब्रियन के जो डिवीजन है वो इसलिए है कि कैम्ब्रियन पीरियड के बाद लाइफ धीरे धीरे आनी शुरू हो गई, धरती पे लाइफ का सिग्निफिकेंस जो है वो दिखना शुरू हो गया था। तो अगर कैम्ब्रियन पीरियड के ये पहले बने तो क्या इसमें आपको फॉसिल्स मिलेंगे क्या? ठीक है, तो लाइफ आपको आनी कब शुरू हुई? कैम्ब्रियन पीरियड के बाद में। ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ना शुरू हुआ। तो इसके पहले वजह से, क्योंकि ये रॉक्स उससे पहले बने हैं, यू विल नॉट फाइंड फॉसिल्स इनसाइड दिस, यहां पे फॉसिल्स नहीं मिले। अच्छा, यहां पे ओरिजिनली तो ये रॉक्स क्या थे? ओरिजिनली दे वेयर इग्नियस रॉक्स। ओरिजिनल फॉर्म इनका क्या था? ये इग्नियस रॉक्स थे। इग्नियस रॉक्स याद है, ये भूल गए? ठीक है, जो डायरेक्टली लावा से कूल होकर सॉलिडिफाई होकर बना था। तो इनिशियली ये क्या थे? ये इग्नियस रॉक्स थे, बट क्योंकि इतना समय बीत चुका है, ऊपर से इतना प्रेशर हुआ, इतना मूवमेंट हुआ, तो इनका फॉर्म क्या हो चुका है? नाउ दे हैज बीन मेटामॉर्फोसिस हो चुका है, ये मेटामॉर्फाइज्ड हो चुके हैं। ठीक है, ये क्या हो चुके हैं? ये हाईली मेटामॉर्फिक हैं, ये हाईली मेटामॉर्फोज्ड हो चुके हैं। तो इग्नियस रॉक्स थे, मेटामॉर्फोसिस होके नाउ यू विल फाइंड देम इन द फॉर्म ऑफ निश एंड सिस्ट। तो जो पत्थर मिलेंगे यहाँ पे यू विल फाइंड दोज आर द निश एंड सिस्ट। तो दीज आर द रॉक नेम्स, ठीक, इन पत्थरों में। तो निश एंड सिस्ट जो पत्थर है वहां पे यू विल फाइंड दिस, वो यू विल फाइंड कि आर्कियन पीरियड के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, so they are highly metamorphosed, not highly only high, write down 3 points or highly metamorphosed। तो मेटामॉर्फोज का मतलब समझ में आ रहा है, इनका फॉर्म चेंज हुआ है प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से। हाईली कॉन्टॉर्टेड, हाईली कॉन्टॉर्टेड, कॉन्टॉर्टेड मतलब इधर उधर से तोड़ मरोड़ कर दिया गया है इनको। पत्थर, मान लो पत्थर निकला होगा ऐसे अरेंज हुआ होगा लेयर में, बट इतना मूवमेंट की वजह से उसका शेप साइज देखोगे, जैसे अरेंजमेंट मान लो ऐसे रहा होगा स्टार्टिंग में, ऐसे लावा आपका जमा हुआ इस तरीके से बना होगा, बट इनका फॉर्म अब जो है कुछ इस तरीके से बन गया होगा रैंडम प्रेशर और ये की वजह से। तो दैट इज नोन बाय द टर्म बाय द कॉन्टॉर्टेड। ठीक है, तो हाईली मेटामॉर्फाइज्ड एंड हाईली कॉन्टॉर्टेड फॉर्म में आपको। ठीक है, सो दीज आर द योर आर्कियन रॉक्स। ठीक है, नॉट आर्यन, ठीक है, आर्कियन। अब अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करो, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, सो जस्ट एक मैप बना ही लो। अच्छा चलो लास्ट में बनवा दूंगा, ठीक है, लास्ट में एक साथ सारा का डिस्ट्रीब्यूशन बता के मैप देखो, अभी देख लो इसको। ठीक है, एक साथ मैप रहेगा तो आपको इजी रहेगा। सो प्लेस तो दे ही दिया है तो हो जाएगा। तो आर्कियन रॉक्स यू सी फंडामेंटल ऑलमोस्ट बेसमेंट कॉम्प्लेक्स में ये पूरा का पूरा मिल रहा है। अगेन यू विल फाइंड इस छोटा नागपुर वाले रीजन में मिलेगा, अरावली के रीजन में भी मिलेगा। ठीक है, राजस्थान वाले रीजन में मिल गया। ठीक है, अलोंग द अरावलीज। ठीक है, जहां पे राजस्थान लिखा है लिख लो भले अलोंग द अरावलीज। ठीक है, एंड यहाँ पे मेघालय प्लेटू में। ठीक है, मेघालय भी जो है आपका पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, वो दिखता अलग है बट वो पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। वी विल डिस्कस इट कि कैसे हुआ है वो। ठीक है, तो ये जो है आपका दिस इज द ओवरऑल आपका आर्कियन रॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। आर्कियन के बाद जो अगला था दैट वाज द धारवाड़। अब ये जो धारवाड़ नाम पड़ा है, ये नाम पड़ा है, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह है दैट इज इन धारवाड़। धारवाड़ नाम की एक जगह है कर्नाटका में, उसी के नाम पे ये आपका इस रॉक का नाम पड़ा। वो इसलिए पड़ा क्योंकि पहली बार ये पत्थर यहीं देखे गए थे। हुआ क्या कि जो ये आर्कियन पत्थर आपके बने, अभी आर्कियन पत्थर आ गए, जब सरफेस पे आ गए तो धीरे धीरे इनका इरोजन भी होगा, ये इरोड होंगे। नहीं, अब इरोड होंगे, इरोड होने के बाद जाके कहीं ना कहीं पे डिपोजिशन होगा। तो ये जो पत्थर बने हैं ये किससे बने हैं? ये रॉक्स, नाउ दी धारवाड़ रॉक्स, ये सेकेंड जनरेशन के रॉक्स हैं जो बने हैं बाय द इरोजन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ आर्कियन रॉक्स। तो वही आर्कियन पत्थर जो इग्नियस रॉक्स था वो धीरे धीरे इरोड हुआ, जाके कहीं पे डिपॉजिट हुआ, और टाइम के साथ धीरे धीरे वो क्या होता चला गया, आपका सॉलिडिफाई होता गया, सेडिमेंटेशन आपका चलता रहा, एंड फाइनली इट कम्स इनटू द न्यू टाइप ऑफ रॉक दैट इज द धारवाड़। तो ये इंडिया के पहले सेडिमेंट्री रॉक्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये आपको क्या होंगे, इंडिया के पहले सेडिमेंट्री रॉक्स भी हैं। दीज आर द ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स। लेकिन ध्यान रखना, ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स तो हैं, बट नाउ फाउंड इन व्हाट, बट नाउ फाउंड इन, ये भी क्या हो चुके हैं,
ठीक है, बट नाउ फाउंड इन मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म, ये चीज ध्यान रखो। तो पहले सेडिमेंट्री तो है बट मिलते किस फॉर्म में है, यू विल फाइंड कि ये मेटामॉर्फोज्ड हो चुके हैं। इवन जो आपकी अरावली है, अरावली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन जो आपको अर्थ पे आज के डेट में एग्जिस्ट करती है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। तो अरावली का जो मेजर पत्थर है वो भी किससे बना हुआ है, दैट इज द आपका फ्रॉम दिस धारवाड़ सिस्टम। तो क्या हुआ होगा, आर्कियन रॉक बना होगा, यही आर्कियन रॉक धीरे धीरे सेडिमेंटेशन हुआ होगा, और उस समय में प्लेट मूवमेंट की वजह से यही जो सेडिमेंट थे ये क्या हुए होंगे, फोल्ड हुए होंगे, और यही फोल्ड होके क्या बनाया गया होगा, आपका अरावली बना होगा। तो अरावली में क्योंकि यही पत्थर, यही सेडिमेंट्स हैं, तो अरावली में भी कौन से रॉक्स मिलेंगे, दैट यू विल फाइंड इज द धारवाड़ रॉक्स। ठीक है, धारवाड़ कुछ चुनिंदा जगहें हैं जहां पे ये काफी आपको एक्सपोज फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो धारवाड़, बेलारी, चित्रदुर्ग करके जो रीजन है वहां पे मिलेगा, ओडिशा के रीजन में मिलेगा, अरावली के लॉन्ग तो मिल ही गया, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में मिलेगा। ठीक है, बस्तर वगैरह के आसपास, उसके अलावा ओडिशा में, ठीक है, केओंझाड़, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पे इन रीजन में भी ये आपको धारवाड़ सिस्टम मिलती है। लिख लो, पहले इसको लिख लो फिर लिखवा देता हूं। डन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द धारवाड़ सिस्टम। अब जो है ये अगर इसकी बात करोगे कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दीज रॉक्स आर टू मच इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मेजर मेटालिक मिनरल्स जिनकी बात करोगे वो सारे के सारे इस रीजन में लाई करते हैं। तो केजीएफ बना था ना, कोलार गोल्डफील्ड्स। ठीक है, चलो तुम्हें नहीं पता होगा आज तक केजीएफ का फुल फॉर्म क्या था, दैट इज द कोलार गोल्डफील्ड्स। और कोलार उसी रीजन में क्यों है, धारवाड़ रॉक्स है वहां पे। ठीक है, हॉस्पिट का रीजन, हम्पी का रीजन। ठीक है, तो इस वजह से मोगा वगैरह है वहां पे, अगेन आयरन इंडस्ट्री, आयरन वगैरह मिल जाता है आपको। सो गोल्ड, आयरन, मैग्नीज, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट मेटालिक मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं, इस पत्थर में मिलता है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये पत्थर क्या है, काफी इंपॉर्टेंट आपको। सो यहां पे जो रीजन है दैट इज धारवाड़, बेलारी, शिमोगा, डबल जी है, चित्रदुर्ग, ये रीजन में ये काफी एक्सपोज्ड है, क्लियरली, मतलब लैंड पे, सरफेस पे दिखते हैं ये। इसके अलावा सासर माउंटेन रेंज इन जबलपुर, दिस इज इन एमपी। ठीक है, जबलपुर है, नागपुर महाराष्ट्र वाले रीजन में भी हो गया। उसके अलावा थोड़ा बहुत गुजरात के रीजन में थोड़ा बहुत मात्रा में, चंपानेर माउंटेन है वहां पे, उस रीजन में थोड़ा बहुत दिखते हैं। ठीक है, ये इनका मेजर रीजन है। सब कुछ भूल भी जाओ तो ध्यान रखना, दैट इज द धारवाड़, बेलारी, शिमोगा, ये याद रखना। ठीक है, समवट आपको थोड़ा बहुत ओडिशा में भी मिलता है, ओडिशा में एक डिस्ट्रिक्ट लिख लो, केओंझाड़, नहीं भी लिखोगे ओडिशा भी केवल याद रखोगे तो चलेगा। समवट आपका सदर्न छत्तीसगढ़ लिख लो, ये कर्नाटका में है। ठीक है, ठीक है, ये पूरा का पूरा धारवाड़, बेलारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, ये सारे के सारे कर्नाटका में है। इसके अलावा हिमालय में तो ऑब्वियसली है ही। ठीक है, तो सिंपल सी बात, लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमाऊं। अब लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमाऊं ये सब क्या है, जब हिमालय पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, चित्रदुर्ग, हाँ चित्रदुर्ग, अरे हाँ भाई, दुर्ग बोलते हैं वो, बट दुर्गा लिखते हैं। ठीक, अब वहां पे जैसे लोगों के नाम पढ़ोगे ना साउथ में, तो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा आपको। आप कैसे लिखोगे, मान लो किसी का नाम श्वेता है तो यू विल राइट लाइक दिस, हाउ दे विल राइट, द इंडियंस फ्रॉम द साउथ दे विल राइट लाइक दिस। ठीक है, बट दे विल नॉट रीड श्वेता। ठीक है, दैट इज श्वेता। ठीक है, इट्स नॉट, सब सारे नाम में, इसके नाम में भी टी आता होगा लास्ट में। हाँ, केओंझाड़, KEO। अरे बाबा देखो, जैसे किसी के नाम में लिख रहा है मान लो अंकित, ठीक है, हाउ दे विल राइट, नो अंकित। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो है नहीं है, आपके यहाँ पे तो और था है, उनके वहां पे वो नहीं हो, केवल त है। हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको चले। डन, चल इसके बाद
तो ये ध्यान रखना है, फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको 3 बेल्ट दिख रहे हैं, ठीक है। दिस इज धारवाड़, बेलारी, चित्रदुर्ग एंड शिमोगा वाला रीजन जो है ये आपको दिखेगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत जैसा कि मैंने आपको बताया सदर्न छत्तीसगढ़ में, ठीक है, थोड़ा बहुत ओडिशा में, थोड़ा सा झारखंड वाली, बट ओडिशा ही लिखना, मेजरली इस रीजन में है। अरावली के नीचे भी आपको मिल जाए, अरावली तो आपको है ही, इसी से बना हुआ पूरा का पूरा, तो अरावली वाले रीजन में। तो ये मेजर रीजन है जहां पे कि ये पत्थर क्या है आपको मिलेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए देखो अरावली में ऑलमोस्ट सारे के सारे मिनरल्स मिलते हैं, वहां 18 टाइप के मिनरल मिलते हैं उस रीजन में, या उससे ज्यादा ही मिलते हैं, ठीक है। माइनिंग होती है प्रॉपरली 18 की। तो दिस इज द रीजन जो आपको, ठीक है। हिमालय में तो मिलते ही रहेंगे, हिमालय का उतना टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट कौन सा था, दैट इज द कडप्पा, ठीक है। कटप्पा, कडप्पा जैसे याद रखना है रखो, कडप्पा, ठीक है। कडप्पा रॉक, ये पहली बार रॉक्स मिले थे। देयर इज ए डिस्ट्रिक्ट नोन बाय द नेम कडप्पा, ठीक है। तो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वहां से ये रॉक्स मिलने स्टार्ट हुए थे। तो अब हम किस ग्रुप में आ गए, ठीक है, तो पुराना ग्रुप, ठीक है। तो पहला आपका आर्कियन ग्रुप खत्म हुआ, आर्कियन एंड धारवाड़। सेकंड इज द पुराना ग्रुप, पुराना ग्रुप में जो ओल्डेस्ट है दैट इज द कडप्पा सिस्टम, ठीक है। ये मिला पहली बार कडप्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, और उस तरीके के रॉक्स जो बाकी जगहों पे मिले, तो उन जगहों से उनके बेसिस पे इसका नाम दिया। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो जो आपका आर्कियन रॉक बना हुआ था, जो आपका उसके बाद धारवाड़ रॉक बना हुआ था, वो धीरे धीरे क्या होंगे, वो भी इरोड होंगे, सेडिमेंटेशन होगा। सेडिमेंटेशन होने के बाद जो जिन रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ उसी को कहा गया कडप्पा रॉक्स। तो इनका भी टाइम पीरियड आपको नाम, टाइम पीरियड के बेसिस पे नाम हो रहा है इसलिए, ठीक है। दीज आर ऑल्सो द सेडिमेंट्री रॉक्स, यहां पे भी, ये भी तो ऑब्वियसली सेडिमेंट्री रॉक्स ही हैं। और यहां पे जो मिलता है सबसे ज्यादा, कुछ रीजन्स में मेटामॉर्फोज्ड भी हैं, also metamorphosed in some regions, ठीक है। एंड दीज आर फेमस फॉर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, एस्बेस्टस, इन चीजों के लिए आपको क्या है, ये पत्थर आपको, ठीक है। तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सब चीजें जो है आपको मिलेगी, मार्बल भी इस रीजन में। ठीक है, तो इनमें उतना ही टेंशन लेने का कि किस टाइम पीरियड में बना है, क्या है, किस रीजन में मिलता है, बस उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाना इसके। बाकी पहला वाला इग्नियस था, मेटामॉर्फोज ऑब्वियसली हुआ है। इसके बाद के अप टू जो आपके रिसेंट पीरियड टर्शियरी रॉक्स हैं, उसके पहले वाले जितने रॉक्स होंगे मोस्टली मेटामॉर्फोज हो चुके, ठीक है। हिमालय में ये भी मिलेगा, कहा जाएगा, ठीक है। So these are also sedimentary rocks, also metamorphosed in some regions and famous for sandstone, limestone, marble, asbestos. नहीं भी लिखोगे दिस रीजन तो मार्बल से तुम्हें पता चल जाएगा कि मेटामॉर्फोसिस हुआ है, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक मार्बल क्या है, मार्बल लाइमस्टोन ही क्या बनता है, मार्बल बनता है मेटामॉर्फोसिस होके। तो चूना पत्थर से ही मार्बल मिलता है, बताओ, चूना से कुछ नहीं मिलेगा, मार्बल बेचोगे। हाँ जी, हाँ, चूना से मार्बल बनता है, ठीक। चल, so again this is again name of, this has been derived from Kadapa district in Andhra Pradesh। रीजन वही है जो आपको धारवाड़ वाले जो रीजन्स थे, ऑलमोस्ट उसी के आसपास ये पत्थर भी आपको मिलते हैं, मेनली कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वहां पे ये ध्यान रखना, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर याद रखना। इसके बाद मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय, राजस्थान, उड़ीसा में भी थोड़ा बहुत मिलेगा, ठीक है। उड़ीसा में लिख लेना, यहाँ पे कालाहांडी, केवंझार है, कालाहांडी रीजन, कालाहांडी रीजन में मिलता है ये, ठीक है। आपको छत्तीसगढ़ में रीजन ऑफ बस्तर,
ठीक है, इन रीजन्स में आपको मिलेगा। कडप्पा तो यहाँ पे है ही, ठीक है। मेटालिक कंटेंट यहाँ पे है बट उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। तो लाइमस्टोन सेलस्टोन के अलावा थोड़ा बहुत मेटालिक कंटेंट है बट नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, उतनी हाई क्वालिटी की ओर्स नहीं मिलती यहाँ पे, दैट इज द पर्पस। बट हाँ ठीक है, फ्यूचर में अगर आपके पास टेक्नोलॉजी बढ़ती है, आप काफी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, तो फ्यूचर में ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। बस कडप्पा के लिए इतना। तो कडप्पा सेना बना सकता है, राजा नहीं बन सकता, ठीक है। तो लाइमस्टोन मार्बल ये सब बनाएगा, जो पैसे वाले मिनरल्स हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मेजर मिनरल्स किसमें, पैसा वाला किसमें था? धारवाड़ के बाद आया कडप्पा, ठीक है। कडप्पा के बाद कौन सा था? दैट इज द विंध्यन, ठीक है, दैट इज द विंध्यन रॉक्स। सो डन। छत्तीसगढ़ में बस्तर है, ठीक है, उड़ीसा में काला है। कुछ रीजन देखो और मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट, बट कितने डिस्ट्रिक्ट दे दूं तुम्हें, तुम कितना याद रखोगे तो उतना ही भरो, ठीक है। सो दिस इज द कडप्पा रीजन वाला, ये वाला रीजन कडप्पा का रीजन है, ठीक है। उसके बाद ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ वाला सटा हुआ रीजन यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर में इस रीजन मिलेगा, नॉट टू सिग्निफिकेंट। अरावली के पास अगेन आपको ये पत्थर थोड़े बहुत मिलेंगे। सो दिस इज द रीजन जहाँ पे आपको कडप्पा रॉक सिस्टम मिलेगा। तो जहां जहां तुमने ड्रॉ किया है ना ये धारवाड़, उसके आसपास भी इसको ड्रॉ कर सकते हो मैप पे, एंड योर वर्क इज डन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द विंध्यन। अब देखो विंध्यन रॉक क्या से बना, तो जो आपको कडप्पा रॉक्स ये बने हुए थे, ये धीरे धीरे इरोड हुए। इरोड होने के बाद कुछ पोर्शन जो है वो क्या हुआ, वो रिवर वैलीज में जाकर डिपॉजिट हुआ, ठीक है, रिवर वैलीज में डिपॉजिट हुआ, और वहां पे जो पत्थर बने इनको कहा गया आपको विंध्यन सिस्टम। ध्यान रखना, विंध्यन सिस्टम का जो रॉक है ये, दिस हैज बीन फॉर्म बिकॉज ऑफ, लिख लो, दे हैज बीन formed by lacustrine and oceanic deposition of Kadappa rocks, ठीक है। तो कडप्पा पीरियड में बने हुए जो रॉक्स थे वो टूटते हैं धीरे धीरे, और वो डिपॉजिट होते हैं आइदर इन द लेक्स और रिवर्स और इन द सैलो ओशियंस। तो वहां पे जो फॉर्मेशन होता है जिन पत्थर्स का, ये जो है आपको विंध्यन सिस्टम्स के बनते हैं। अच्छा एक चीज रखना कि द एविडेंसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करोगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स, नॉट द लिविंग, मतलब जो बड़े वाले ऑर्गेनिजम्स उनके नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वगैरह के, उनका डेवलपमेंट, उनके फॉसिल्स आपको यहां पे मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके पहले के जो तीनों रॉक्स थे उसमें क्या होगा, फॉसिल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फॉसिल्स, अब इसमें भी ध्यान रखना कि किसके फॉसिल्स पूछ रहा है क्वेश्चंस में तुमसे, ठीक है। आपको बड़े जानवर यानी थोड़े से बड़े स्केल के लार्ज एनिमल्स की बात जब करोगे तो फिर वो मिलना शुरू होता है आफ्टर द आपको कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड के पहले जितने भी रॉक्स मिले हैं उसमें सिग्निफिकेंट फॉसिल नहीं मिले हैं। यहाँ पे भी फॉसिल मिले हैं आपको, तो किसके मिल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये फेज अभी जो था डेवलपमेंट होने का, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही फेज था, ठीक है। तो थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको मिलते हैं। ये जो पत्थर है विंध्या, ये दीज आर फेमस फॉर हाउस बिल्डिंग। काफी कमाल कमाल की जो है यहाँ पे पत्थर आपको दिखने को मिलेगी, और मेजर जो आपको बनी हुए हैं, जो आज के डेट में जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं वो कहीं ना कहीं विंध्यन पत्थरों से ही बनी है। चाहे वो सांची स्तूप की बात कर लो, जामा मस्जिद की बात कर लो, यहाँ पे जो रेड सैंडस्टोन है आज के डेट में, रिसेंट में आपका वाराणसी का जो मेन टेम्पल बना, ठीक है, ये भी किससे बना है, रेड सैंडस्टोन से बना है। सेम वही विंध्यन चुनार वाले पत्थर हैं वो, ठीक है, चुनार पत्थर, चुनार सैंडस्टोन यूज होता है वहां पे। सो दैट इज ऑल द रेड सैंडस्टोन। इसके अलावा और भी पत्थर, चाइना क्ले, डोलोमाइट, लाइमस्टोन एक्सेट्रा, ये सारी पत्थर भी यहाँ पे मिलेंगे।
तो मेजरली विंध्यन रॉक्स का यूज होता है फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। ठीक है, ये पत्थर जो है कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए काफी बेहतरीन है। चुनार सैंडस्टोन इज टू मच फेमस, काफी फेमस है वो, जो लाल पत्थर दिखता है। ठीक है, राम मंदिर में भी गया है थोड़ा बहुत। इसके अलावा विंध्यन एक चीज के लिए और फेमस है, दैट इज फॉर द डायमंड। ठीक है, यहाँ पे हीरे भी काफी हैं इन पत्थरों में, काफी। ठीक है, तो कल से जो है छेनी हथौड़ी लेके पत्थर तोड़ना शुरू करो, कहीं शायद कहीं मिल जाए, बट सारे रीजन से नहीं मिलते। ठीक है, इसमें भी दो बेल्ट हैं, गोलकोंडा एंड पन्ना, टू बेल्ट्स। बता तो दिया, गोलकोंडा एंड पन्ना बेल्ट। अब पता करो कि ये गोलकोंडा कहाँ पे है और पन्ना कहाँ पे। तो पन्ना तो ठीक है, पन्ना तुम्हें पता चल जाएगा, पन्ना तो इजी है, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना आपका एमपी वाला रीजन हो गया। ठीक है ना, टाइगर रिजर्व। गोलकोंडा उसके नीचे है। ठीक, डन। गोलकोंडा फोर्ट का नाम सुना है ना, जहाँ पे है उसी आसपास के रीजन में खोज लेना। अच्छा, ये देखो इसका जो इसका जो एक्सटेंट है वो काफी लंबा चौड़ा है, ये हिमालय के नीचे भी मिलता है। ये आपका इसके बट एक जो मेजर पोर्शन है वो मेजर पोर्शन दबा हुआ है इनसाइड द डेक्कन लावा प्लेटू। तो इसके विंध्यन रॉक्स के बनने के बाद ऊपर से क्या हो गई, डेक्कन लावा प्लेटू ने इसके ऊपर आ गया वो, और क्योंकि डेक्कन लावा प्लेटू आ गया इसके वजह से ये क्या है, ये एक्सपोज नहीं हुआ है। तो ये जब आप इसको मैप पे देखोगे तो मैप पे इसका बहुत सा पतला सा रीजन आपको दिखेगा। मैप पे यू विल फाइंड कि जैसे मान लो अगर ये इंडिया का मैप है, ठीक है, इंडिया का जब मैप देखोगे यू विल फाइंड इन दिस रीजन, अरावली से लेकर के और आपका अप टू रांची तक रीजन तक जो है इस तरीके से पतला सा एक रॉक बना हुआ मिलेगा, दैट इज द विंध्यन रॉक्स। ठीक है, तो फ्रॉम अरावलीज एंड अप टू हजारीबाग रांची प्लेटू तक जो है इस तरीके से आर्कुएट शेप में जो है ये आपका विंध्यन रॉक्स मिलता है। हालांकि ये विंध्यन रॉक्स इधर भी है, बट हियर इन दिस रीजन दे हैव बीन कवर्ड अंडर डेक्कन लावा। ठीक है, और इस वाले रीजन में अगेन वो एक्सपोज नहीं हुए, तो इस रीजन में वो एक्सपोज है, यानी आपके पास जो पत्थर है वो कौन सा है, वो विंध्यन रॉक है। हाँ, हमारे पास जो पहाड़े हैं, हमारे पहाड़ों पे जो पत्थर है दैट इज द विंध्यन रॉक। हाँ, खोजोगे तो मिलेगा, देखो अभी तक तो नहीं मिला इस रीजन में। हाँ, विंध्यन रेंज ये उस टाइम पीरियड का है, वो मैं बोल रहा हूँ, इस टाइम पीरियड के पत्थर इस रीजन में भी मिलेंगे आपको। ठीक है, छोटानागपुर प्लेटू का रीजन आ जाएगा, बट उस टाइम पीरियड के पत्थर इस रीजन में भी आपको मिलते जाएंगे। पूरा का पूरा जो अरावली के ईस्ट से जो रेंज जाती है ये अप टू गोज अप टू आपको हजारीबाग प्लेटू तक जाएगा, ये रांची प्लेटू। ठीक है, विंध्यन रॉक्स। ठीक है, विंध्यन पीरियड के हिसाब से इसका नाम रखा गया, नॉट कि आज के विंध्याचल मत सोचने लगना। ठीक है, हाँ उस एरिया में। ठीक है, सो डायमंड माइंस याद रखेंगे, दो फेमस डायमंड माइंस इसी रीजन में मिलते हैं, पन्ना इन मध्य प्रदेश, गोलकोंडा इन कर्नाटका और ऑल्सो फाउंड इन दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डायमंड माइंस जो है। इसके अलावा कुछ और रीजन है, मालवा प्लेटू, आई विल शो कि मालवा प्लेटू में अभी के लिए बस लिख लो। सिमारी रेंज इन द सोन वैली, जो सोन वैली वाला आपका रीजन हो गया, बुंदेलखंड, अब ये कहाँ पे है, ये प्लेटूज हैं, जब हम डिस्कस करेंगे आगे तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी ये कहाँ पे है। ठीक है, बट अभी के लिए जस्ट मेंशन। यहां पे लिख लो, फाउंड इन अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच, फाउंड इन अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच, continuous stage from east of Arauli to Ranchi Hazaribagh region, Ranchi Hazaribagh region, where it has been exposed, over the surface। बाकी जगह तो ये ढका हुआ है। ठीक है,
where it has been exposed over the, ठीक है। तो विंध्यन, तो सोना चाहिए तो कहां जाओगे? धारवाड़, धारवाड़ चले जाना। सोना चाहिए तो, और हीरा चाहिए तो विंध्यन में जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही याद कर, तुम्हें मध्य प्रदेश कर्नाटका नहीं याद करा रहा हमें, ठीक है। सोना चाहिए यू विल गो टू धारवाड़ रीजन, एंड अगर हीरा चाहिए यू विल कम टू विंध्यन रीजन, ठीक है। या घर भी बनाना होगा तो विंध्यन रीजन से। सैंडस्टोन, so found in a continuous stretch from east of Aravali to Ranchi Hazaribagh region where it has been exposed over the surface। तो ये हो गए आपके पुराने पत्थर जो थे, पुराना ग्रुप, ठीक है। तो आर्कियन ग्रुप, आर्कियन ग्रुप के बाद पुराना ग्रुप, ठीक है। अब इसके बाद जो बचता है दैट इज द कार्बोनिफेरस द्रविडियन रॉक्स, ठीक है, एंड द फाइनली टर्शियरी रॉक्स, ठीक है। तो उसके हम कल डिस्कस करेंगे, और कल ही जो है विल स्टार्ट आल्सो विद द हिमालयस, ठीक है। तो हिमालय का डिस्कशन हम कल ही स्टार्ट कर देंगे। सो प्लीज ब्रिंग अ मैप, क्योंकि अदरवाइज बुक्स में डेटा फैक्ट्स बहुत हैं, तुमको क्लियर ही नहीं होगा पिक कहाँ पे है, कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ पे है। तो कल से जो है आप मैप जरूर लेके आए, आउट या तो खुद बनाना सीखें, मैप ड्रॉ करें जल्दी से, या फिर वो इंडिया का आउटलाइन मैप लेके आए। बनाना भी बना लोगे तो अच्छा ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आउटलाइन मैप भी आप लेके आ जाओगे तो फिर उससे भी काम हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई सवाल? ऑलराइट, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में।